Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। खास तौर पर ईमान अली मुंशी की नई आवाज को लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, ईमान की सूदिंग आवाज को। मुझे समझ नहीं लगा ने सूदिंग क्या लगा। मैं पूरी रात दुआएं करती रही अल्लाह पाक इन्हें इरिटेटिंग ना लगे कि शो ही बंद कर दें लोगों ने। अच्छा, ईमान की आवाज सुन के मुझे एक सिंगर की याद आ गई। कौन सी? श्वेता शेट्टी, जिनका बड़ा एक मशहूर गाना मैं थोड़ा गुनगुनाना चाहूंगा यहाँ पे। याद नहीं? अखियां लड़ी लड़ी बीच बाजार, दिल मेरा लुट गया पहली बार, उसको बुलाया मैंने कितनी बार, आया न चंदड़ा एक भी बार, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। ईमान ने जरा याद ताजा करा दी। मेरी इतनी भी आवाज वैसे नहीं थी, उनकी आवाज बड़ी वो भारी थी, हाँ। बड़ी भारी थी। बट चलो आई एम ग्लैड। आपकी भी काफी भारी थी ईमान। नहीं थी, पता मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी, शायद लोगों को ये अच्छा लगा कि आवाज- शुगर 2 मिनट के लिए तो चुप हुई। अच्छा, आवाज बदलने से बंदे की पर्सनैलिटी बदल जाती है। ईमान लगता है एक चुड़ैल आ गई है, खतरनाक सी, लोगों में हमले करने वाली, कोई बात वो करती मेरा थी। आवाज के बगैर भी यही सोचते मेरे बारे में। तो ये आवाज के बहाने बीच में ना ले क्या? बड़ी खतरनाक आवाज थी अब ईमान सबकी की। आवाज खतरनाक होंगी। क्यों? क्योंकि स्मॉग आ गई है। हाँ। अब सबको हर हफ्ते गले खराब होंगे और थोड़ी थोड़ी भारी भारी आवाजें होंगी। फॉग आती का मैं स्मॉग जरा जाती है, सांस नहीं आता रातों को, बहुत बहुत मुश्किल चीज होती है। और इसके क्या अलावा कमेंट्स है ईमान? मोमिन, आपने जो निम्रत के बारे में अपना प्यार जाहिर क्या किया, लोगों ने पसंद किया उसको, मुझे तो पता ही नहीं था। सब पढ़े मैंने कमेंट्स और बड़ा मैं खुश हुआ। मैंने ऐसे वर्चुअल किया हाई फाइव सबको। सब कह रहे हैं हम वो वाली बातें भी सुनना चाह रहे हैं जो हम बंद खिड़कियों के पीछे अब करते वो हैं। बातें आई थिंक बंद खिड़कियों के पीछे रहें तो बेहतर है, बट हम सब एक कश्ती में सवार हैं। हम सब निम्रत के खिलाफ पहली कश्ती हमारी जरा जोर और शोर से आगे बढ़ रही है और बिग बॉस निम्रत को इतना बायस होकर सपोर्ट करते हैं। बाद में डे 1 से नोट कर रहा हूँ और अभी इस संडे दोबारा नोट की मैंने, जब खाने का टास्क था, भूख हड़ताल किसी और की थी, निम्रत को खाना किस वजह से मिला? निम्रत ने लंच में भी खाना खा चुकी थी। निम्रत ने खाना खाया, निम्रत ने पिज्जा खाया, निम्रत ने पिज्जा दोबारा खाया। राउंड 2 भी हुआ। जैसे साजिद को तो करते हैं ना बायस अपने हिसाब से, साजिद उनके घर का एक वो महान कंटेस्टेंट है। निम्रत को क्यों किया जा रहा है? तो ये बहुत अपनी मैंने पिज्जा 2 दफा खाया निम्रत ने। मोमिन की नजर यही थी। हाँ, कि निम्रत पहले भी खाया, दोबारा भी खाया। निम्रत कितना खाती है? निम्रत बहुत खाती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। नजर लगे नजर। कि नजर लग जाए तुझको डियर। इसके अलावा लोगों ने फिरोज खान और एलिजा वाले पॉइंट पे हमारा जो भी बैलेंस्ड पूरा रिव्यू था, लोगों ने बहुत लोगों ने एंजॉय इसको, किया हाँ। कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से मैच्योर अंदाज में मैच्योर दोनों अंदाज साइड्स में को डिस्कस बात किया, कवर किया। कर लिए। उसके अलावा फिर से थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड कमेंट, लोग हमारे पतलापे को भी बहुत अप्रिशिएट कर क्या? रहे थे कि मुझे पता ही नहीं था ऐसा भी हुआ क्या। लोगों ने कहा हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग इस हेल्दी लाइफस्टाइल पे। अच्छा, आज मैं आपको पतला से नहीं लग रहा हूँ क्योंकि मैंने शर्ट ही पहनी है। ये मैंने ली थी लास्ट मंथ आई गेस ली थी, जब मैं तमाशा में गया था मैंने पहनी थी। तब मैं बड़ा इसमें जरा फिट था मैं। अब ये जैसे मेरा वेट थोड़ा लूज हो रहा है, शर्ट थोड़ी माशाल्लाह, खुली खुली हो गई है, तो मैं जरा थोड़ा चौड़ा लग रहा हूँ निम्रत की तरह। चौड़ी तो है वो, चौड़ी है वो, ब्रॉड है, ब्रॉड है। ब्रॉड है, हाँ। उसके English मसाने में- मसाने ये मसाने नहीं, क्या कहते हैं इसको? कौन अम्मा मेरे कहते थे मर्दाना जी लगते हैं। कुछ कहते हैं इनको, निम्रत का नहीं क्या वैसे कहते हैं? ब्रॉड ही कहते मोटे हैं। पता नहीं इंग्लिश कुछ में कहते कितना हैं। अच्छा लगता है, ब्रॉड है बस। मसाने तो कुछ और होता है मेरे ख्याल से। चोरी जी चोर मसाने कमजोर हो मसाने जाते कुछ और होता है, मसाने कुछ और होता है। वो बुढ़े लोग होते हैं जो ज्यादा वॉशिंग अच्छा, करते हैं बार-बार। खैर नहीं आओ, मोटो की बात कर रहा था मैं। खैर हम पतले तो शुक्र है हो कटरीना रहे बड़ी होती थी चौड़ी जमाने में, पता नहीं क्या हुआ फिर। हैं। जो कटरीना बड़ी होती थी शुरू में, याद है मुझे, याद किसी है। किसी की बॉडी जो होती है ना शोल्डर्स ऊपर से, जैसे मेरा हर कोई चौड़ा होता है, मेरी लेग्स वाला नहीं। पार्ट ज्यादा है। मेरा लेग्स वाला पार्ट में आई थिंक पेयर शेप होता है, क्या होता है हम पता नहीं, शेप्स को डिस्कस कर रहे हैं, बट मेरा ऊपर वाला पार्ट ठीक है, मेरी लेग्स ज्यादा है। तो हर किसी का कोई ना कोई पार्ट होता है, तो इस तरह होता है। बट खैर यूट्यूब ने अच्छा नहीं किया। क्यों? यूट्यूब ने जो नया फीचर निकाला है, जूम वाला, हाँ। जूम वाला, प्लीज गाइस को अच्छा, जूम करने की कोशिश ना अच्छा, करिएगा। मुझे क्या लगा कि आईफोन का नया फीचर आई है आईफोन्स के लिए ना, कि आप जूम कर सकें। फिर देखा मैंने सब पे था वो। मैं बिल्कुल भी इस फीचर से खुश नहीं हूँ। मैं पता नहीं आँख नहीं आएगी, नजर दांतों में लिपस्टिक लगी होगी, फीचर नजर का मसला आएगा। पता है क्या है? पहले आप देखो ना, आप वीडियो देखते आप ऐसे करते थे, जूम हो गया, जितना बस आपकी उसकी स्क्रीन रील है। पूरा। अब ऐसे लोग कहां से कहां चली जाती है, फिर आप ऐसे 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 लगे पर रहते हो। मजा भी आता और है। अम्मा क्या करेंगी बेचारी? अम्मा तो फंस गई। अम्मा ज्यादा, अम्मा अपने कांटों की डिटेल्स देख सकेंगी जहां पे जिसको पकड़ना मतलब मैं होगा। तो ऐसे करके ना उसको फंसा लेता हूं वहां पे। अम्मा बेचारी ऐसे करती है, अम्मा से हाथ भी ना आता अम्मा है वो। अम्मा के लिए बेहतर होगा। अम्मा अगर ज्यादा जूम करना चाहती है, साइड अम्मा ने क्यों देखनी है, तो अम्मा और ज्यादा जूम करने से लेकिन अब मजा आता है 4K देखने का। 4 के गाने मैंने देखा भी। मैंने भी देखा। ठुमकेश्वरी परमेश्वरी, सॉरी ठुमकेश्वरी।
मुझे ना कि वरुण के गानों के सही, नाम का ठुमकेश्वरी। ठुमकेश्वरी मैंने जूम किया इनका वाओ वरुण के एक्सप्रेशंस बड़े मजे के होते हैं वरुण जिस तरह गानों को एंजॉय करता है हाँ, ना और करने वाहिद का। एक एक्टर है वरना मैं लड़कों को नहीं देखती मैं सिर्फ लड़कियों को देखती हूँ गानों में वरुण को देखने का बड़ा मजा आता है ओ ठुमकेश्वरी अच्छा खैर हम लोग बहुत आई थिंक जुबान क्यों निकाली से मैंने बिकॉज वरुण भी बहुत एक्साइटेड होते हैं वो मैं अपने अंदर को वरुण को जगा था इसी के साथ शो की तरफ बढ़े हमने बहुत बातें कर ली हैं इससे बहुत पहले बातें बूजी कर ली। लोग आए कि यू आर डिस्कसिंग ठुमकेश्वरी बॉलीवुड वी डोंट वांट टू सी योर ठुमकास थोड़ी बॉलीवुड की और बात कर लेते फिर इस बात पे पठान का भी आज टीजर है मान हाँ। उसकी बात करनी चाहिए शाहरुख खान की फिल्म आई इतने साल बाद आ रही है टीजर है उसका भी हाँ मजे का लग रहा है मजे का ग्रैंड लगा दीपिका है looks- शाहरुख खान दीपिका पादुकोण दीपिका जॉन looks so एब्राहम hot. भाई जॉन भी अच्छे सब अच्छे लग रहे हैं हाँ फिल्म लग रही है मजा आने वाला ना फिर मेरा एक दुख आएगा बट दुख ले क्या? बोल नहीं सकते शाहरुख खान की एज को लेके नहीं फिर कि मैं देखना चाहती हूँ स्क्रीन पाकिस्तान में हाँ अभी अच्छा। फ्रांस की मैं वीडियो देख रहा था वो इतना दुख का इजहार करते हैं कि काश इंडियन फिल्म यहाँ पे लगे इंडियन फिल्में पाकिस्तान में नहीं चल रही मुझे इन बातों से दुख है इंडियन क्रिकेट वाले क्रिकेटर्स यहाँ पर आए कहेंगे विराट कोहली पागल हो जाएगा इधर आके कि ये मुझे इंडिया से ज्यादा प्यार कहाँ मिल रहा है और सब अच्छा- कुछ हो पाकिस्तान इंडिया में जाए इंडिया पाकिस्तान में सब पाकिस्तान एक अच्छा इंडिया के भाईचारा दोस्त हो। हो दोनों मिलके सारी दुनिया पे छा रहे हैं हाँ हम लोग सोचे वैसे दोनों हमारे मिल जाए, हाँ। देखो उनकी मूवीज हमारे ड्रामे उनको उन्होंने ड्रामे में पास उनसे बेहतर ही उनकी मक्खियां उड़ी होती हैं हमारे ड्रामे अच्छे हैं हमारे ठीक है? बाएं चल गए तो कुछ तो हमारा प्लस पॉइंट रहने दिया कर हमारा प्लस पॉइंट है हमारे पास बहुत ज्यादा हमारे पास है अच्छे- खलीलुर रहमान फेंक देंगे वहां पे हम आज के फट जाएंगे बूम होंगे उनकी बात आगे करेंगे सब शो की तरफ बढ़े हाँ हाँ ईमान अब कहना क्या चाहती है आप खुल के बोले क्या हम कहना चीज़? चाहते थे कि पाकिस्तान इंडिया मिलके मेरा पॉइंट था कि दुनिया पे छा जाएंगे हाँ, हम दोनों इतने अच्छे और हम लोग सब सेम है हाँ। मुझे वही लगता है ना ऐसे जो दो politi- भाई हाँ, थे बिछड़ गए पॉलिटिकली जो भी सारे इश्यूज वगैरह चल रहे होते हैं उसकी वजह से सब मसले बन गए बट इंशाल्लाह सब फिल्मों का लाग तो देते बहुत हो। दुख है मुझे बहुत शदीद दुख है हाँ यार एंटरटेनमेंट होनी जिंदगी चाहिए पता मैं- हमारे पाकिस्तान में क्या है खाने खाई जाओ और खाने ही खाई पता जाओ जिंदगी इतनी मूवीज का मजा फिल्मों आता के बाद है जिंदगी इतनी फीकी है बहुत फीकी है कुछ सिनेमा में जाने को हाँ एक फिल्म लगती है फिर वही देखो महीने बाद हाँ वही अब चल रही होती है पंजाबी मूवी से भी दिल लगाना चाह रहे नहीं लग रहा दिल। पंजाब फिल्म नहीं दिल लगता है बड़ी बेतुकी होती हैं Torture बड़ी होती बेतुकी है, होती हैं sorry, बड़ा torture दिल होती लगाने की है। कोशिश की मैंने दिलजीत के साथ गिप्पी ग्रेवाल के साथ ना जुगती फनी होती हैं ना कहानी का मुंह मथा होता है लड़कियों के लिए जाते हैं तो वो भी नहीं दिल अब कर बहुत रहा सस्ती होती है मैंने नोट की है अभी जो फिल्म आई थी ये दिलजीत वाली बाबे पंगड़ा पौंदे ने वो चल गाने फिर कितने थोड़ा- सस्ते शूट हुए थे उसमें गाने को पता नहीं लगता यार है फोन से शूट किए हुए हैं आईफोन से या किसी एमेचर बच्चे ने बनाई हुई अपने कैमरा से डीएसएलआर से ना कलर ग्रेडिंग होती है ना कुछ होती है वो चल मैं फिर देख वो अच्छी थी वैसे जो थी ना वो जो सरगुन थी की शहनाज वाली फिल्म थी इसका नाम क्या था हौसला हौसला रख वो थोड़ी बेहतर थी उसमें सोनम बाजवाद अभी अभी जो शहनाज गिप्पी गिरवाल है जिसमें जैस्मिन है मैं जैस्मिन फिल्म आ रही है हूँ नेक्स्ट वीक हनीमून बड़ी बकवास होनी है वो भी बड़ी बकवास होनी है भाई हाँ बट शायद देखने कुछ नहीं है तो अच्छा पंजाब फिल्म में झुकते हो ना तो मजा आता है झुकते हैं पे झुकते हो ये झुकते भी नहीं मारते अब पता नहीं क्या क्या अच्छा खैर करते हम क्या हैं मैंने बहुत ज्यादा बात करी बहका बहका सा हो गया इंट्रोडक्शन स्टॉप विद इंट्रोडक्शंस एंड जस्ट मूव ऑन गाइस आई थिंक लेट्स स्टार्ट द शो और शुरू करते हैं हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्सक्लूसिव खबर बात करने जा रहे हैं एक मेगा प्रोजेक्ट के बारे में एक वेब सीरीज के बारे में जिसकी कास्ट में शामिल हैं वेट फॉर इट फवाद खान एंड सनम सईद एंड इट गेट्स बेटर इसको डायरेक्ट करने जा रहे हैं आसिम रजा अच्छा दिस इज नॉट टू बी कंफ्यूज विद द अदर वेब सीरीज जो Z5 पे आ रही है जिसमें फवाद और सनम आने वाले हैं जिसको डायरेक्ट करे आसिफ अब्बासी जो इससे पहले चुड़ैल्स और केक बना चुके हैं ये है आसिम रजा की वेब सीरीज जहां पे फवाद और सनम आएंगे आसिम इससे पहले पायलट लव बना चुके हैं होमन जहां बना चुके हैं और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं आसिम रजा के विजन को वापस देखने के लिए हाँ जो खूबसूरती से वो चीजों को कैप्चर करते हैं लास्ट उनकी फिल्म आई थी परेहट लव और उसके बाद अभी एक वेब सीरीज बना रहे हैं और फवाद और सनम की जोड़ी और आसिम फवाद की जोड़ी का ये इससे पहले बेहद में काम कर चुके हैं फवाद बहुत सी उनकी फिल्म कैमियो कर चुके हैं तो मजा आएगा ये भाईचारा चलता रहता बिल्कुल ये तिगड़ी आ रही है फवाद सनम आसिम की और प्लेटफॉर्म कौन सा ये बात अभी सामने नहीं आई और डिटेल्स अभी जिस तरह इसकी आएंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे बट अभी ये कि भाई फवाद एंड सनम सिद्ध आर ऑन अ रोल मैं तो बस एक्साइटेड हूँ अपने दोनों फेवरेट्स को आई लव सनम आई लव फवाद मेरे फव्वू और सनम आएंगे वापस 2 प्रोजेक्ट्स हैं मैं तो 10 प्रोजेक्ट्स हैं बस आते रहे बस जल्दी आ जाएं क्योंकि मुझे नहीं पता इस तरह प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते हैं बट थोड़ा टाइम लंबा ही चल जाता है बट प्लीज अच्छा ईमान के मुंह से बात में छीनते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट्स की कब आते हैं अनाउंस होते हैं यहाँ मैं बात करना चाहूंगा एक्सक्लूसिव खबरों को लेकर उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं पिछले कुछ हफ्ते बहुत सी बातें हुई तो जब भी कोई खबर आती है गैलेक्सी लॉर्ड पे भाई गैलेक्सी लॉर्ड की खबरें हमेशा सच होती हैं 3 तरह की खबरें आती हैं मतलब एक्सक्लूसिव खबरों की 3 तरह के रिएक्शंस आते हैं फर्स्टली हम कोई खबर ब्रेक करते हैं
उसके कुछ देर बाद मेकर्स भी उसको ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं, जैसे अभी हमने लास्ट बात की थी सावन यार पिया की, जहाँ पे फिरोज खान, इमरान अशरफ और इकरा अजीज थे, तो वो उन्होंने साथ ही अनाउंस कर दिया। खैर और तो उस- फिरोज खान अब नहीं है इस अब प्रोजेक्ट हाँ, में, तो वो और- खैर प्रोजेक्ट अब थोड़ा इधर उधर चला गया, बट तब तक ये कास्ट थी, सब कुछ लॉक्ड था। सेकंड होता है कि हम प्रोजेक्ट को अनाउंस करते हैं, खबर ब्रेक करते हैं, मेकर्स उसको ना डिनाई करते हैं ना उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो वेट करते हैं, वो सही वक्त आने पर उसको अनाउंस कर देते हैं। जैसे कि मेरी शहजादी डियाना मुझे दिमाग में आ रहा है, इससे बहुत से प्रोजेक्ट होते हैं जो हम अनाउंस करते हैं। नहीं, बिलाल सज्जद वाला भी हमने किया था। हाँ, वो भी हमने किया था, वो जो अभी प्रोजेक्ट इनका आना है एयर वाई पे, नदीम बेग वाला, बल्कि मॉल जेट की कास्ट हमने ब्रेक की थी बहुत सौ साल पहले, तो हमने उसको अनाउंस किया, उसके बाद उन्होंने सही वक्त इंतजार किया, उन्होंने उसको तब कर दिया। थर्ड इज द थोड़ा खतरनाक तरीका जहां हम कुछ खबर को ब्रेक करते हैं और मेकर्स थोड़े बौखला से जाते हैं, थोड़े ज़्यादा घबरा से जाते हैं, और वो उन्हें समझ नहीं आता क्या करें, तो उसको डिनाई करते हैं और थोड़ा एक गंद मच जाता है। खबरें हमारी हमेशा पक्की होती है, हमारी सोर्सेज हमेशा पक्की होती है, ये बात आप भी जानते हैं, बट ये 3 डिफरेंट रिएक्शन होते हैं। नोइंग आसिम रज़ा मेरे ख्याल से वो या तो फर्स्ट या सेकंड तरह का रिएक्शन आने वाला है, या तो वो वेट करेंगे सही बात को अनाउंस आई थिंक करेंगे, वो वेट करेंगे कि हाँ। प्रोजेक्ट थोड़ी जरा हो जाए ठीक मैं ये पहले बात बता दूं इससे पहले कि आगे की रिएक्शन आए, तो आप लोग जरा कुछ बहुत दफा इस तरह की चीज होती है। मुझे थर्ड वाले केस में याद अभी आ लास्ट गई की है, हुई थी बात, वो तो खैर लास्ट वीक भी थी, मुझे एक शादी याद आ गई। हाँ बल्कि हाँ हाँ सना जावेद की शादी थी, आई रिमेंबर हम लोग को हमने बात की इस बारे में, तो उन्होंने कहा था नहीं ये गलत खबर है, इसको हटाएं, पीआर के मैसेज आते हैं ये गलत है, दिस इज फेक न्यूज, और मजाक के अलावा कुछ 2-3 हफ्ते बाद शादी हो गई थी। हाँ, तो मतलब इवन आमना इलियास का मतलब कि बहुत दफा इस तरह होता है, वो खुद मुंह पे आके डिनाई करते हैं, नहीं, हमारी गलत है, हम तो पक्के अपने सोर्सेज हमने लास्ट में बड़ा वो ड्रामा हुआ था कि भाई ये झूठ है झूठ है झूठ है, हम सिर्फ तब शेयर करते नहीं जब एक्चुअली पक्की कंफर्म होती है। एग्जैक्टली, तो हाँ, और इसी के साथ हमारी पोस्ट नंबर 1 होती है खत्म, बढ़ते हैं टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 2। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट में हम बात करेंगे फिरोज खान और अलीजा सुल्तान के केस के बारे में। लास्ट वीक हमने आपके साथ सारी अपडेट शेयर की थी, अब पिछले 7 दिनों में जो डेवलपमेंट सामने आई हैं उनकी हम बात करेंगे। कुछ इल्जामात लग रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को लेके, कहा जा रहा है तो एग्जैक्टली क्या हुआ, कि लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि ही सेड शी सेड एक बात बनती जा रही है, अवाम काफी परेशान है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्या फैक्ट्स हैं, एग्जैक्टली किसने कब क्या कहा, हम टाइमलाइन के साथ शेयर करेंगे ताकि सबको आइडिया हो जाए। हम सारे फैक्ट्स आपका शेयर करेंगे, एग्जैक्टली कब किसने क्या कहा और किस तरह उस पर क्या रिएक्शन आया, और यहाँ पे हम अपने ओपिनियंस का इजहार भी करेंगे। हमारे शो का फेवर एक रहा है डे 1 से, हम व्हाट्स द 411 हमेशा अपने ओपिनियंस अपनी राय का इजहार भी करते हैं। यहाँ पे ये कहना बिल्कुल गलत हो गया, आप बायस्ड हो रहे हैं एक इंसान को लेके। लास्ट में कुछ कमेंट्स आए थे इस तरह के, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप फैक्ट्स को स्टेट करते हैं, ऑब्वियस बात आपकी एक राय बनती है, और हर इंसान की राय सेम नहीं हो सकती, इसलिए इसको राय कहा जाता है, उसको ओपिनियन कहा जाता है। और एक बार मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूंगा कि कोई भी इंसान असल जिंदगी में ब्लैक और व्हाइट नहीं होता, हमेशा ग्रे के शेड होते हैं। एक इंसान हमेशा सही नहीं हो सकता, एक इंसान हमेशा गलत नहीं हो सकता, हमेशा। आज जो मैं सबकी स्टेटमेंट आऊंगी, लाइक अलीजा की कुछ बात मुझे नहीं सही लगी, कहीं फिरोज की मुझे कोई बात सही नहीं लगी, कि दोनों की हैं बातें, और इस तरह केसेस में यही होता है। तो हाँ, आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक स्टार्ट में हम ये लोगों को बताते चलें कि सबसे पहले जो केस चल रहा था वो चल रहा था बच्चों की उसको लेके, विजिटेशन राइट्स को लेके, कस्टडी का लेके, मेंटेनेंस वगैरह का, और तब तक पब्लिकली भी बात सामने नहीं आई थी कि कुछ डिवोर्स का क्या हो रहा है या डोमेस्टिक एब्यूज वाली बात तब तक नहीं आई थी, तब सिर्फ केस चल रहा था बच्चों को लेके। अलीजे को था कि मेंटेनेंस के लिए मुझे इतने एक सर्टेन अमाउंट चाहिए, उन्होंने अपना पूरा वो ब्रीफ दिया था कि बच्चों के एजुकेशन पे, खाने बात पे, इस बारे में कि 1 लाख पर बच्चे का चाहिए, उनको वो पैसों का था। फिर उसको था मुझे बच्चों से मिलने नहीं दे रही, वो जरा विजिटेशन राइट्स के ऊपर लड़े थे, बेसिकली बच्चों की कस्टडी के ऊपर केस चल रहा था। अब इस केस के दौरान फिरोज ने अलीजे पे इल्जाम लगाए क्योंकि उन्हें था कि कस्टडी उन्हें मिले, जो बेसिकली होता है जब भी कोई तरह केस होता है, दोनों अपनी तरफ से बातें करते हैं कि हाँ कौन ज्यादा फिट है, तो दूसरे बंदे को बुरा दिखाया जाता है। उसके जवाब में अलीजे ने एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे लगाई थी जब डिवोर्स वाली बात करते हुए, तब उन्होंने फिरोज पे उंगली उठाई थी कि फिरोज इनफिडेलिटी भी और डोमेस्टिक वायलेंस 2 चीजें ये करते हैं। फिर फिरोज ने उसके जवाब में डेफेमेशन केस किया अलीजे पे कि आप मेरे ऊपर ऐवी उंगलियां उछाल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठे इल्जाम आते हैं। जिसके जवाब में और वो बात पता नहीं क्यों अब जाके ज्यादा डिस्कस हो रही है सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म, जो बात पहले डिस्कस नहीं हुई थी, हालांकि बात तब हो चुकी थी, अब ये बात सामने आ रही है कि फिरोज ने केस कर दिया डेफेमेशन वाली, तब का हो चुका था। उसके जवाब में फिर अलीजे ने प्रूफ दिए कोर्ट को, जो पिक्चर्स बाद में सामने जो पब्लिकली उन्होंने खुद रिलीज नहीं की थी, कोर्ट के पास थी, वहां से जर्नलिस्ट ने करके उनको किया, वो पब्लिक रिकॉर्ड होता है, बट वो उन्होंने खुद उसको शेयर नहीं किया, उन्होंने कोर्ट में शेयर किया था। इवन अभी अलीजे के भाई भी कह रहे हैं उनके पास बहुत सा प्रूफ है, बट वो नहीं चाहते कि वो प्रूफ बाहर आए। तस्वीरें हमारे पास बहुत हैं, बहुत चीजें हमारे पास हैं, हम नहीं चाहेंगे कि बाहर आए, क्योंकि फिरोज कहीं ना कहीं है तो उनके बच्चों के अब्बू ही अलीजे के बच्चों के, तो वो चाहते हैं कि इतना डर्टी ना हो पूरी चीज, लेकिन क्योंकि वो बाप था बच्चों का तो हम उसका एक आसरा कर रहे थे और सही तरीके से ये सॉल्व हो जाए। तो जब उन्होंने ये प्रूफ दिए कोर्ट को, तो वहां से फिरोज की साइड ने एक डॉक्यूमेंट को लेके बात उठाई कि एक जो ड्राफ्ट उन्होंने कोर्ट में दिया है उस पर स्टैम्प भी नहीं लगी थी, उस पर डेट भी नहीं लगी ना वो साइंड थी अलीजा मैडम से,
ना डेट दी। थी कि आपके पूरे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे इससे फोर्स्ड थोड़ी और बात गलत करते हैं। एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट था क्या, इस पे स्टैम्प क्यों नहीं लगी थी। तो बेसिकली ईमान आप बताना चाहोगी कि वो जो उन्होंने एफआईआर कराई थी बेसिकली जब 2020 में या 2021 पे अलीजे के ऊपर फिरोज ने डोमेस्टिक वायलेंस जो उन्होंने मारा, अलीजे गई हॉस्पिटल में अपना रिपोर्ट करवाने के लिए, बट उसके लिए आपको चाहिए होती है पुलिस की एक इनिशियल स्टेटमेंट। उन्होंने वो इनिशियल स्टेटमेंट लिखवाई, वो जाके उन्होंने हॉस्पिटल में मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह रिपोर्ट करवाई, बननी सारी, हाँ। वो बन गई रिपोर्ट्स। उसके बाद अब जाके उन्होंने पुलिस में कराना था एफआईआर फिरोज के खिलाफ। वो जब वहां पे करवाने लगी, क्योंकि ऑब्वियसली तब तो उनकी बात डिवोर्स से नहीं 2020 पहुंची की बात थी, है। 2020 की बात है, तो उन्होंने उनके फैमिली ने समझाया कि नहीं इस तरह होता है, हस्बैंड बच्चों का बाप है, तो अपना जो भी केस है ना सॉल्व कर लो। तो तो उन्होंने वहाँ वो बात FIR अधूरी रह गई एक तरह से। दर्ज नहीं करवाई, बस वो वहां से वो डॉक्यूमेंट उठा के ले आई जो इनिशियल वाला पेपर था। अब जब बात बहुत बुरी बन चुकी हुई थी, इस एक्सटेंट तक पहुंच चुकी थी, तो उन्होंने इसको सबमिट नहीं कराया कोर्ट में। कोर्ट को भी उन्होंने बताया कि हम ये सबमिट नहीं करा रहे एज अ प्रूफ या एज एन एविडेंस, हम साथ अपनी पिक्चर्स के अटैच ये करें ताकि भी दे रहे हैं। ये भी दे रहे हैं वैलिडेशन के लिए कि हाँ उस वक्त हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे, आप लोग वो मैच करवा सकते हैं। तो उन्होंने मतलब बेसिक पूरा उन्होंने शेयर किया, ये सारे एविडेंस सारे प्रूफ, तो उन्होंने कहा ये भी एक डॉक्यूमेंट है जो तब हमने हाँ। हुआ था, तो उन्होंने पहले इस बात को बता दिया हाँ, कि यहाँ पे प्रॉपर हाँ। ये आप स्टैम्प शैम्प नहीं, बट ये भी एक एक्स्ट्रा चीज है। हाँ, और उन्होंने कोर्ट वालों को बता दिया हुआ था। क्योंकि उसके उस पे बहुत खेला जा रहा है कि ये झूठ है सारा इल्जाम, कि लोगों को मिसलीड किया जा रहा है। मैं खुद कल थोड़ा मिसलीड हो गया पहले जब मैंने वीडियो देखी कि ये सारा झूठ है, सारा केस ही झूठा है, सारा कुछ झूठ है। तो ये बात को जिसको थोड़ा, और कहीं ना कि लॉयर्स का काम होता ही है कि आपने बातों को थोड़ा तोड़ना मरोड़ना होता है, आपने अपने क्लाइंट को आपने सही ढंग से करना होता एलिजे है। की जो पिक्चर है आंख वाली, उनके ऊपर भी वो फिरोज की साइड से कहा जा रहा है कि वो तो एलर्जी है, और वो लोग कह रहे हैं नहीं इस तरह एलर्जी नहीं होती है, आपको स्वेलिंग वगैरह होती है। तो इस तरह बेसिकली एक दूसरे को किया जा रहा है। फिर अब जो लॉयर्स के जो आए ना, वहां से मेरा लॉयर्स बड़े जरा लॉयर्स के साथ मेरा परसेप्शन बहुत बदला है। जो फिरोज के लॉयर है ना, सार्केस्टिक चुलबुले से मस्ती माहौल में आते हैं, थोड़ा पता नहीं एक्टिंग के ऑडिशन भी दे रहे होते हैं कि फिरोज ब्रेक में जा रहे हैं मुझे ले लो। मुझे उनका पूरा एटीट्यूड नहीं समझ लग रहा, बहुत मतलब बहुत चिल है वो, बहुत हीरो है बड़े वो छोटे से हीरो तो हो गए। और वो बड़ा अपने आप को ना फेम में थोड़ा कैश करने के लिए सारे एक्टरों के नाम लेते हैं। जो इकरा ने स्टेटमेंट दी है, मैडम ये थे एक राजी थी, जो आसिम सिंगर हमारा अपना, उसने स्टेटमेंट दी। सिंगर है आसिम, भला मीरा सेठी ने जो स्टेटमेंट मीरा दी, सेठी, सच के लिए मैं तो मीरा सेठी को मैडम को कह रहा हूँ। सबके नाम ले लेके मैडम उष्णा तो बड़ा अच्छा कमेंट किया था, इफ़त उमर थी मैडम है, सबका मैं फैन हूँ। पर वो साथ साथ वो भी कहते हैं कि स्टेटमेंट मेरी पकड़ी जाए। किसी सीनियर एक्टर ने नहीं बोला, सारे यंग एक्टर जो सीनियर एक्टर्स हैं उन्होंने कमेंट नहीं किया। जिसमें कि बहुत अपनी चुलबुले स्टाइल में आके बोल रहे हैं, हंसते खेलते, इस केस को सीरियस ही नहीं ले रहे हैं और जरा मस्ती वैसे मस्ती बात माहौल उनकी में है। एकदम मन सही है। किसी भी आपकी सीनियर एक्टर ने जो आपके की प्लेयर्स इंडस्ट्री के, उन्होंने कमेंट नहीं किया। ऑल द बिग नेम्स नहीं आ रहे नाम सामने ना। हाँ ट्रू, काफी लोगों ने इस तरह कमेंट Major काफी ने players किया हैं, भी है, हाँ। काफी मेजर ने किया भी है। तो वो दोनों मिक्स ही आ रहे हैं। और उनका कहना था जो एक्टर सारे बैठ के बस ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कोर्ट में आए, उन्होंने कहा सर मेरे साथ पिक्चर्स भी खींच ये नहीं कहा उन्होंने। मजाक कर रही हूँ, पर लेकिन उन्होंने सब लोग कोर्ट में आके देखे कि हो थोड़ा क्या cheeky रहा सा है। अंदाज था उनका। थोड़ा चीकी सा अंदाज था। एक बात मुझे उनकी सही लगी इस पूरे चीकी अंदाज में, उन्होंने कहा जो भी पूरी बात है ना, जो अलीजे वगैरह, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पूरा केस नहीं शुरू करे, बस ऐसे प्रूफ वगैरह भेज जा रहे हैं। कोई पूरा जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है ना, प्रॉब्लम किसी अलग कोर्ट में जाके होता होगा, वो लोग ये अब नहीं यहाँ कर पे रहे। अगेन ये फैक्ट था। अब ओपिनियन मेरा इस पे ये है, वैसे पता नहीं मान मुझसे एग्री करती नहीं करती, वो और केस चलता है, वो पे एक अलग केस चलेगा और वो भी बहुत ज्यादा इट गेट्स डर्टी। एंड वहां पे बात सारा फिर पब्लिक के सामने सारा आना, जिस तरह पेश करना, वो बात ही नेक्स्ट लेवल जाती है। तो अब डर्टी हो गया ना, अब डर्टी हो गया। अब अभी पूरा हर कोई खुल कोशिश के ये करें। करता है कि वो केस उस तरह वो आगे ना बात अगर बढ़े। अगर ये डोमेस्टिक वायलेंस की बात माना आई होती, फिर मैं कहती बिल्कुल ठीक बात है, फिर बस बच्चों की कस्टडी की बात और थी पीछे पीछे दबे लफ्जों में। अब आगे अब आ बात, गया तो अब अब हाँ। उनकी बात मुझे सही लग रही है कि अगर आप फिरोज पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं तो उसको प्रॉपर एज अ केस लेके चलें। अब लास्ट ये बात याद है, कहना आपने बात कि भी की। बच्चों की बात की हम रिस्पेक्ट करते हैं, आपने वो बात करते लास्ट हैं। में किया था, हमने की थी जब वो बात फिरोज की केस की थी, उन्होंने कहा था एक और जगह पे जाके होगा पूरा केस। तो ये प्रॉपर दिस गेट्स हर चीज का ना अलग ही वैसे बड़े वो होते हैं कि आप पूरी जिंदगी कोर्टों में कोर्टों घूमते में रहते हो, घूमते पता रहो, नहीं जो भी है। खैर, तो ये एक मुझे वैसे उनकी बात थोड़ी सही लगी थी। अब मैं उनकी साइड पे थोड़ा आ जाऊँ, ठीक है। अलीजल साइड पे। वो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग हर चीज़ के लिए रेडी हैं, फोरेंसिक को, पुलिस का जो पर्चा किया, हर चीज़ के ऊपर कोई भी रिपोर्ट करानी है आप जाके हमें लेके जाएं, हम हर चीज़ प्रूफ करने के लिए तैयार हैं। अगर ये बोलते हैं कि फॉरेंसिक करवाएं हम उसके लिए तैयार हैं। अगर ये बोलते हैं जी जिना में जाके वेरिफिकेशन करवाएं हम उसके लिए तैयार हैं। जो ड्राफ्ट था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये जान के मिसलीड कर रहे हैं। ये बात, हाँ, फिर ये बात। उसके जो चुलबुले एक बात पकड़ के जरा मस्ती माहौल में उसी के पीछे बात पड़ वो गए खराब हैं। करे, हाँ। हाँ, तो हमने कोई फोर्जरी नहीं की, सारा ऑथेंटिक अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ ऑथेंटिक दिया है। और जो अब मेंटेनेंस वाला केस चल रहा है ना कि वो पैसे नहीं दे रहे फिरोज, और वो जो सारा कस्टडी वाला, उस वाले केस में अपडेट है कि फिरोज पैसे आ नहीं नहीं दिए, रहे हाँ। कोर्ट में। मेंटेनेंस के सूट में उन्होंने रिप्लाई फाइल करना था, फिरोज खान साहब वो आज नहीं आए।
अभी फिरोज ने आना था डेट पे, फिरोजी लॉयर के थ्रू अपनी बात कहलाई और वो कोर्ट में नहीं होती इस तरह, तो फिर अब वो डिले हो गया 2.5 महीने से बल्कि चलता जा रहा है केस, और अब नवंबर 5 में होनी है हियरिंग, बल्कि फिरोज के अम्मी अबू भी बच्चों से मिलना चाह रहे थे तो वो भी नवंबर 5 को होगा, तो बस ये आगे आगे डिले होता जा रहा है। अब मुझे नहीं पता स्ट्रैटेजी तारीख पे तारीख अब मुझे नहीं पता स्ट्रैटेजी क्या है, बस वो इस तरह खींची जा रहे हैं इस बात को, और अब बच्चों वाले केस में ये बात है कि पैसे तक कोई आए नहीं, ये भी मैंने पढ़ा था हाँ कहीं के पैसे वो तो वही कह रही हूँ ना, उस केस पे कुछ हो ही नहीं रहा, वो आए नहीं फिरोज वहाँ पे कोर्ट में, और वो अब 2 केस बेसिकली डिफरेंट चले गए। डोमेस्टिक पे लीजे कुछ नहीं कर रही हैं, बस प्रूफ्स दे रही हैं अपनी कस्टडी वाले केस में डोमेस्टिक से रिलेटेड, बट वो अलहदा उसको नहीं कर रही हैं, इन्वेस्टिगेशन एक पूरा ट्रायल नहीं कर रही हैं। और फिरोज के लॉयर का यही कहना है कि एज अ ट्रायल करें, वो भी अपने क्या कहेंगे उनको डिफेंड करना चाह रहे हैं। हाँ, ऑब्वियस बात है यार, एक लॉयर अगर हमें एक एक्सट्रीम एग्जांपल नहीं देना चाह रहा, बट हर लॉयर का मकसद होता है उन्होंने अपने क्लाइंट को सच्चा दिखाना होता है, उसमें एवरीथिंग इज फेयर है ना, लव और वॉर मैरिज फेयर होता है, तो वो हर चीज करेंगे, दैट इज हाउ लॉ वर्क्स। आपको अपने क्लाइंट को करना है कि वैलिड करना है, अगले बंदे को आपने गंदा करना होता है। अब मैं आऊंगी अपनी परसेप्शन पे, ठीक है, इस पूरे केस से देख के। अब ये बात सीरियस बात है बच्चों की कस्टडी की या डोमेस्टिक वायलेंस की, आपने किया है नहीं किया अलग बात है, फिरोज का जो पूरा एटीट्यूड होना है इस चीज को लेके, अब वो रैप बना रहे हैं। चलो शुरू करें कहीं से तो स्टार्ट लें, जितना हमने सोचा उसे कागज पे उतार लें। लास्ट वीक थोड़ी बात करूं, लास्ट वीक जब हमने शो किया उसके बाद नेक्स्ट फिर घोड़े बैठ गए थे, फिर वो कहते थे, फिर वो स्टोरी लगा रहे थे कि ठीक है आप डिनाई करें, आप ये भी करेंगे ठीक है आपकी लाइफ चल रही है कंटिन्यू करिए, बट आप इस पूरी मूवमेंट का पूरी चीज का बहुत मुश्किल से कोई लड़की आके बोलते हैं, अब उस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं। अब ये मौका नहीं है। लाइट ऑफ द सिचुएशन हुमामा मलिक का भी हमने बात की थी, वो फिर से अपने शूट शेयर कर रही हैं, टू ग्लैम टू गिव इट डैम और पता नहीं व्हाट नॉट, तो सब लोग कर रहे हैं। हुमामा अगर चलो बहनों में अर्ज नहीं, मैं तो फिरोज की बात ही करूंगी ना, चलो बहनों पे भी रिस्पांसिबिलिटी आती है, बट फिरोज जो पूरा कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल उन्होंने लॉन्च कर लिया, मैं जाके सब्सक्राइब करो और मैं गाना करूं, गाना उनका वैसे रुक ही गया 2 दिन से, मैं सुनना चाहती थी कि शायद उसमें कुछ बताएंगे प्रूफ रिलेटेड, नहीं उनका तरीका यही है ना, वो उस तरह ही अपने रिस्पॉन्स के साथ जो भी आएंगे, तो पूरा एक मजाक में करके जा रहे हैं। ये मुझे यहाँ से अब खुद ही अपनी पर्सनालिटी से, आपके लॉयर की पर्सनालिटी और आपकी पर्सनालिटी से बहुत आप हेट ले रहे हैं, अपने आप को एक नेगेटिव लाइट में दिखा रहे हैं, बहुत नेगेटिव लाइट में दिखा रहे हैं, मतलब कि क्या आपके पूरे केस को मजाक में बना रहे हैं। तो मुझे यहाँ से मेरा एक परसेप्शन बदला है कि मुझे अलीजे की साइड बहुत उस तरह से लग रही है, वो एक प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं, उनके बोलने का अंदाज, इवन उनके लॉयर जो है ना बेचारे, मतलब कि देख के पता चलता है बेचारे बहुत स्वीट से लगते हैं, वो जिस तरह वो बात कर रहे हैं थोड़े बेचारे घबराए हुए भी होते हैं उस तरह करके, और ये वाले तो फुल ऐसे तशन में, तो बड़ा वो जरा वो उस तरह से है थोड़ा। तो मेरा ये है, आप लोग जो प्रॉब्ली वीडियोस देखेंगे और जो हमने सब कुछ पूरी टाइमलाइन दिया, आप लोग का क्या नजरिया इस चीज के बारे में, आई वुड लव टू नो। तो अभी तो यही अपडेट्स चल रही हैं, सारे फैक्ट्स हमने आपके साथ शेयर कर दी, लास्ट वीक का शो भी आप लोग देख सकते हैं, और इन बातों के लिए सब हम डेवलपमेंट शेयर करती हैं। अब आगे क्या होगा ये लेट्स सी, आगे वी हैव टू वेट एंड वॉच नवंबर 5 को जो उनकी वो होगी मेंटेनेंस रिलेटेड वाला, तो उसके ऊपर फिर अपडेट आएगी। बस हम ये एट द एंड हम ये विश करेंगे जो भी बच्चों के लिए बेहतर हो वो चीज हो। आइडली तो अच्छा ये था कि आउट ऑफ कोर्ट सब कुछ सेटल हो जाता, बट अब वो हुआ नहीं, अब गन पे आ गए हैं, तो फिर अब जो भी है क्लियरली केस और पता चले कि एक्चुअली क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो तो रेडी हैं जिस तरह भी है उस चीज को। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसके साथ हमारी पोस्ट नंबर 2 होती है खत्म, बढ़ते हैं टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 3। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट में हम बात करेंगे खलीलुर रहमान कमर जी के एक नए इंटरव्यू के बारे में। एवरी फ्यू वीक्स उनका एक नया इंटरव्यू आता है, हमें कंटेंट देके जाते हैं, हम बात करते हैं उनके बारे में, बट अब थोड़ा प्रिडिक्टेबल हो चुका है कि आपको पता है खलील साहब आपके शो पे आएंगे, आपको कितना उन्हें पोक करना है, कहाँ से ऐसे मारना ठंडा, और कहाँ पे कितना आपने ऐसे पता है बटन को ऐसे करना है, और किस तरह कंटेंट का फ्लो आपने लेना है। और जो भी हो खलील जी जब भी कोई इंटरव्यू करते हैं मेरे अंदर एक आग सी लग जाती है उस इंटरव्यू डिस्कस करने की। तो खलील जी ना बड़े अनफिल्टर, बड़े रॉ हैं, बाकी आजकल के मार्च में ज्यादा ही रॉ हैं, हर चीज बड़ी प्लान्ड होती है कि मैन्युफैक्चर्ड होती है, आपने इस तरह बोलना है, ये करना है, तो जो उनके दिल में था वो बात बोल देते हैं, और फिर जो दिल से बात निकलती है वो ऐसे तो रखती है ईमान, एक तकब्बुर के साथ जो उनकी दिल की बातें निकलती है ना। वैसे ये बात हमने अब तक इस्टेब्लिश कर ली, खलील साहब को गॉड कॉम्प्लेक्स भी है, वो थोड़े ईगो। हाँ फिर मैं समझ नहीं पा रही खलील जी को, आधा इंटरव्यू उनका ये होता है, यहाँ पर आते हैं कभी कभी किसी बात पे ऐसे हो जाता है कि मैं जमीन की मिट्टी का हिस्सा हूँ, तो मुझे नहीं समझ आता खलील जी चाहते क्या जिंदगी में, बहुत पर वो चाहते हैं कंफ्यूज करना, बहुत कंफ्यूज करते हैं मुझे, मैं जितनी पीएचडी कर लूं मेरी फिर पीएचडी फ्लॉप हो जाती है। खलील साहब के बहाने ईमान अली मुंशी को बहुत सी पीएचडी करने का मौका मिलता है, मेरी बहन को, तो ईमान ने फिर से पीएचडी की है इस नए इंटरव्यू पर। तो मैं फिर कंफ्यूज हूं खलील जी को लेके। आई थिंक टाइम जाए किए बगैर गुरु हो जा शुरू। मैं शुरू अच्छा खलील जी ऐसे ये है अपनी बातों को ना खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट भी कर देते हैं। अच्छा। अरे सबसे पहले मैंने पॉडकास्ट शुरू किया,
मैं उनको सीरियस नहीं ले सकी। क्यों? उनके हुलिये की वजह से। उनके एक बालों की ना एक छोटी सी अम्ब्रेला से बनी हुई थी, एक छोटी सी छतरी थी, तो मुझे लगता है कभी अभी एक फैन चलेगा खलील जी उड़ जाएंगे वहाँ में। पता नहीं उनके किसी ने ब्रश करके बाल नहीं मिठाए। एक उनका कार्टून होता था, मुझे भी याद आ रहा है। वो पता नहीं एक कैप सी होती थी, का था कैप्टन हैट में पता कुछ नहीं वो ऐसा। उड़ जाता था। तो खलील जी भी मुझे ना ऐसे लगे, तो मैं पहले तो थोड़ा हंसती रही देख के कि काश उनके थोड़े वो ब्रश कर देते। खैर खलील जी ने पॉडकास्ट शुरू किया। मैं मेन बात बताऊंगी जो मायरा वाला मुद्दा है, उसके अलावा भी मैं कुछ बातें करना चाहूंगी, कुछ मुझे खलील जी को समझना चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग भी समझें, खलील जी को भी तो समझो और मुझे भी समझाएं, क्योंकि मैं नहीं समझ पाई। अच्छा खलील जी ने पहली बात हुई, अच्छा कराची में आप रहते हैं, आपकी चोरी कभी किसी ने फोन, मतलब कभी जब भी कराची में आते कभी किसी ने आपका फोन चोरी किया, कभी कुछ हुआ? कहीं मोबाइल तो नहीं छिन गया आपका? खलील जी ने मुझसे लोग चोरी थोड़ी करेंगे। हाँ उन्होंने कहा। मेरा कभी किसी ने मोबाइल नहीं छीना। तो नादिर ने कहा चोर थोड़ी देखता कि मैंने किससे चोरी करना है, वो तो किसी से भी कर लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेरे से सारी अवाम प्यार करती है, चोर भी मेरे से प्यार करते हैं। मुझसे वो भी प्यार करते हैं। फिर उन्होंने चोर को एक अच्छी लाइट में प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा सारा मसला जो ना माशरे का है, जो चोर चोरी करते हैं वो जस्टिफाइड है, उनके अब क्या कर सकते हैं, उनके खिलाफ इस तरह के हैं। मैं कहा चले बात ठीक है, हाँ कहीं ना कहीं चलो ठीक है, आपका अपना डिसीजन होता है, आप चोरी की बात नहीं मतलब ईमान बता मजबूरी में हालात हमारे मुल्क के बहुत, ईमान मैं हर चोर को डिफेंड नहीं कर रहा, बट हमारे मुल्क के हालात जो हैं इस वक्त वो बहुत ईमान बहुत ज्यादा, इसका मतलब चोरी करने लग जाओ, गलत बात है। खलील जी ने अपनी बात तो खुद ही आगे फिर किया। क्या? फिर अगली कोई बात थी कास्टिंग काउच की। ये कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा लड़कियां रोल लेने के लिए करते हैं, आपके ख्याल से कास्टिंग काउच है कि नहीं? बेसिकली विचार थे, आप बताएं खलील जी, आप जरा हर जगह कहते हैं ना मेरी वजह से कास्ट होती है, तो कोई आपका तो कुछ। हाँ तो मैं खुद जानती हूँ जितना खलील जी कहते हैं हर चीज़ मेरा ही हक है, मैं कराता हूँ, जितनी दिल फेंक है। खैर तो उन्होंने वहां पर बोला कि लड़कियों की अपनी गलती है, खलील साहब ने कहा कोई मजबूरी नहीं होती, सब तुम लोग अपनी मर्जी से करती हो। आप क्यों मान रही हैं? वो तो ऑफर करती हैं आके। क्यों भाई, क्यों, क्या मजबूरी है तुम्हें? अपनी बारी ये। अच्छा वहां पे चोर बेचारे मजलूम हालात के मारे, लड़कियां हालात के मारे नहीं, जो बेचारी काम के लिए, उनको भी काम चाहिए होता है ना, उनकी भी बेचारी पता नहीं घर उन्हें भी उनका ब्रेड एंड बटर होता है ना, तो अपनी मर्जी। तो लड़कियों की बारी कहते हैं आपकी अपनी मर्जी है, और वो चोर बेचारे। तो खलील साहब पे इल्जाम लगा कास्टिंग काउच का, इल्जाम लगा। उन्होंने वैसे बातों बातों में कहा कि आपको क्या लगता है क्या होता है कि नहीं काउच होता? एग्जिस्ट करता है कि नहीं? हाँ, अच्छा, तो उन्होंने प्रॉब्लम ऐसे हंसेंगे ना थोड़ा करके, तो मैं पकड़ लूंगा मैं। खलील साहब ने कहा आई डोंट बिलीव इन कास्टिंग काउच, सारी आई लड़कियों बिलीव की है। कास्टिंग के बाद काउच पे चल जाओ। इफ यू नो आगे बढ़ते हैं। खैर मैं उनकी अच्छी बातें भी थोड़ी सी करूंगी ताकि उनकी बुरी लाइट में। उनकी कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने एक बात जो बोली, उन्होंने कहा लड़कियों के कपड़ों में मैं ज्यादा फील कर ली ना, तो मुझे ऐसे लगता है मास्टर में हर कोई कपड़ों के ऊपर बहुत जज करता है कि मैंने जीन्स और टॉप पहना तो बस ये लड़की खराब है, और जिसने भाई शलवार कमीज पहनी वो तो लड़की बहुत अच्छी है। लड़कियों के ऊपर ये वाले ताने कसना बंद कर दीजिए कि उसने दुपट्टा नहीं लिया हुआ था, उसने क्या नहीं किया हुआ था। ये करेक्टर वाला जो बुरा करते हैं, उन्होंने कहा हालांकि बहुत होता है कि लड़कियां बुर्के पहन के क्या क्या कर लेती क्या हैं। क्या करती है मेरे पास, मैं बताऊंगी भी एग्जांपल। उन्होंने कहा हया आपकी आंखों में होती है। अब समझो मतलब कि मैं कहीं जा रही हूँ, कोई लड़का मुझे आके कुछ आंखों ही आंखों में करने, मतलब कि फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, मैं फटाफट इतना नहीं कहा, देखने का फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे मैं हैं। बता रही हूँ ना, उन्होंने खुद एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा मतलब कि लड़की की आंखें अगर वो झुका लेगी या मुंह उधर कर लेगी, पता चल जाता है कि ये नो है, ये सिग्नल दे दिया। किसी कोई नजर आपको देख रही है और आपने पलकें झुका ली हैं तो आपने पर्दा कर लिया है। और कुछ होती हाउ हैं प्रोग्रेसिव खलील साहब। खलील जी बहुत वैसे थे, और कुछ होती हैं वो हिजाब करके वो फिर भी आंखों इशारे दे रही होती हैं ऐसे के। तो मैं ये बता सकती हूँ कि इस तरह होता है। कुछ लोग पता है हिजाब को इस तरह यूज करते हैं कि हम पकड़े भी ना जाए, हमारी शक्ल वगैरह पता ना चले, और ऐसे कर दे रही होती हैं। तो कभी भी किसी की लुक पर नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक और बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा लड़कियों को हमेशा हक होना चाहिए कि रिश्ता जो भी जब भी चूज करना, उन्होंने पूरी आगे जिंदगी गुजारने। जो माँ बाप जबरदस्ती करा देते शादी, वो गलत है। प्रोग्रेसिव अप्रिशिएट भी करना चाहिए। उनका बहुत सबका डबल ससुर कैसा हो, खलील उमान का उमर जैसा हो। पता नहीं, हमारी तो बेटियों को हक को लेकर इतनी बात करने अच्छा लगा मुझे। बातें हक की करते हैं, बीच में खराब भी करते हैं। बिल्कुल वैसा ना हो। पता नहीं आधे खलील जैसे हैं। हाँ ठीक है। फिर उन्होंने ये भी कहा उनका डबल स्टैंडर्ड्स मुझे नहीं पसंद। लड़का प्यार करे तो बड़े खुशी से बताते हैं, लड़की करे तो कहते हैं लड़की ने प्यार शुरू मुझे हर चीज में अच्छी बातें करती है। और उनका मुझे मतलब कि फिर इस बात से ना जरा उनके ऊपर उन्होंने नादिर ने कहा वैसे आपका जरा सुनने में आप बड़े रोमांटिक से हैं। रोमांटिक तो है खलील साहब, ऐसा थोड़ा सा तो खोले अपने आप। तो मैंने कहा वो कोई जाहिल इंसान है जो रोमांटिक ना हो। कौन जीरू है वो जाहिल आदमी जो रोमांटिक नहीं है? अच्छा रोमांस तो सब में होना चाहिए। तो फिर आगे नादिर ने आगे से बोला कि अच्छा दिल फेंके आप फिर। और फिर वो क्या बोला होगा उन्होंने आगे से, मैं दिल फेंक, मेरा दिल मेरे तो आगे दिल गिरते हैं ऐसे लाइनों में। फिर दिल फेंक अब हम दिल फेंकेंगे, हमारे सामने फेंके जाते हैं। अभी भी
नादिर को यहाँ पे अप्रिशिएट करें। नादिर मजाक में ना थोड़ा मैंने कहा ऐसे आपकी कॉन्फिडेंस की रात देनी पड़ेगी। हर दफा जितने आप कॉन्फिडेंट होते हैं ना अपने दिल फेंक और अपनी हर चीज को लेके। यू गो नादिर। नादिर ने फिर एक और बात भी की ना, बात में कहा शायद जितना बदसूरत हो ना उतना ही हिट जाता है। शायर जितना बदसूरत हो उतना हिट होता है। जी ना अपने दिल पे ले गए। कहते व्हाट डू यू मीन बाय दिस? किसी महाजाहिल इंसान ने बात की। वो किसी जाहिल की, महाजाहिल की कोटेशन है ये। अच्छा बात क्या? अच्छा यार मेन मुद्दे बात में चलते हैं जरा। मेन पॉइंट जहाँ पे बात हुई माहिरा खान को लेके, खलील साहब की दुखती रग कह ले या फेवरेट रग, वो मौका ढूंढते हैं कि मौका मैं बात करूं। उन्हें फिर एक नया बयान दे दिया कि माहिरा खान के मानना पड़ना चाहिए उनका बयान। मेन बात शुरू हुई, नादिर ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। उन्होंने कहा 70% लोग जो है इस इंडस्ट्री में आपके साथ काम करने के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। सर 70% फील्ड शायद के साथ शायद काम करते हुए कंफर्टेबल नहीं है। बात सही है, जो बहुत उनकी जिस तरह की राय मैं खुद ज्यादा कंफर्टेबल कह दिया 70%। 70% ज्यादा कह दिया क्योंकि खलील जी भी खलील जी हैं भाई। तो आगे खलील जी फिर हाइपर हो गया। उनका किस उल्लू के पट्टे ने कहा है ये? किस उल्लू के पट्टे ने कहा? यहाँ लोग दुआएं मांगते हैं कि हमें कोई स्क्रिप्ट मिल जाए खलील की। खलील साहब हैं तो बहुत कमाल राइटर। यहाँ तो दुआएं मांगते हैं अल्लाह में खलील रहमान कमर की स्क्रिप्ट मिल जाए। नादिर पीछे नहीं हटा, उसने कहा 8-10 बड़े लोगों ने कहा था ये। कुछ 8-10 बड़े नाम हैं जो ये कहते हैं कि फिर कहा खलील जी उनका उन्हें मैंने कभी काम नहीं दिया होगा, कभी कास्ट नहीं किया होगा। वो बड़े नाम ही कहाँ जिनको मैंने कास्ट ना किया। वो बड़े नाम कैसे हैं जिनको मैंने कभी कास्ट नहीं किया? फिर उन्हें आगे से नादिर भी थे उनका मायरा, जैसे आप माहिरा खान का अक्सर बोलते ओ फिर आगे से खलील साहब कुछ हो गए पोक। खलील का इधर आ जरा। खलील जी ने कहा शायद अगले चंद दिनों में मैं माफ कर दूं मायरा को। शायद माहिरा को अगले चंद दिनों में माफ कर देने वाला हूँ। शायद उस गुनाह के लिए शायद कर दूं, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक महान सा सीरियल था, वो मायरा ने किया था, चलो इतना मैं उसको बख्श देता हूँ। माहिरा ने मेरी जिंदगी का बेहतरीन जो मेरी जिंदगी पर सीरियल था वो किया हुआ है। उसने बेवकूफ़ियाँ की हैं, उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। जो एक ट्वीट की उन्होंने मेरी गंदगी को एक्सपोज करते हुए तो वो गुनाह अगर ना किया होता ना तो आज लंदन ही जाऊंगा। लंदन नहीं जाऊंगा शायद वो होती अगर ये गुनाह ना हुआ होता। और मेरे हिट ड्रामे मेरे पास तुम हो में आपको मायरा दिखती। पादाश में ना उसको मेरे पास तुम हो मिला। अच्छा यहाँ पता है जब मैंने बयान इनका सुना ना मेरे तो आग लग गई। लास्ट आई थिंक थर्सडे को आया था या फ्राइडे को आया था बयान। ये हाँ मैं उसी वक्त एक स्टोरी लगाना चाहता था, मैंने अपना को काबू किया। मैंने कहा नहीं मैं बात डिटेल में करूंगा नेक्स्ट ताकि बात को थोड़ा इलैबोरेट कर सकूं। पहले जहां तक बात थी मेरे पास तुम हो की, तो मारा खान का ट्वीट जब आया था वो ड्रामा एंड पे खत्म हो चुका था। तो मेरे पास तुम की बात इतनी इलॉजिकल बात थी, डिलूजनल मुझे लगी। खलील साहब स्मार्ट हैं, उन्होंने कहा मैं अपना भरा ड्रामा करता ना ताकि मायरा शायद नहीं घर में बैठ के से पछताएंगी, हाय मेरे पास तुम हो नहीं आ सकी फुल्ला ना। माहिरा कभी उसमें उन्हें कास्टिंग के लिए कहा गया था, और ड्रामा बन चुका था, तब तक आ चुका था। ये पॉइंट मुझे अजीब लगा। एंड सेकेंडली पंजाब नहीं जाऊंगी, जहां तक मुझे याद है माहिरा खान को ऑफर हुआ था वो लंदन की बात कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, पंजाब नहीं जाऊंगी माहिरा खान को ऑफर किया गया था वो रोल, और उन्होंने उसको मना किया फॉर व्हाटएवर रीजंस, ठीक है। और इस बार जवानी फिर 1 में माहिरा खान को कहा गया तो उन्होंने मना किया फॉर व्हाटएवर रीजंस, ठीक है। तो लंदन नहीं जाऊंगा मैं, माहिरा खान का ना नाम कभी था इन कंसिडरेशन। और जब पहले पार्ट में महविश याद थी तो महविश नहीं आया पार्ट 2 में। खलील साहब की अगेन इतनी डिलूजन लगी मुझे इस बात को लेके। वो खलील जी का वैसे जो गुरूर है ना इस पूरी चीज को लेके, हर जगह कास्टिंग मैं करती हूँ। हाँ, मेरा गिरा आ गया हुमायूं के साथ। हुमायूं जी आपके एक इंटरव्यू दें, मैं वेट कर रही हूँ उस इंटरव्यू का जिसमें आप इनकी तो आकर तोड़ें कि उन्होंने इतने इस तरह पोर्ट्रे कर दिया कि सब कुछ वो चलाते हैं। राइटर आपके पास होते हैं, क्यों आप भी अपनी राय का इजहार करते हैं कि मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा, बट एट द एंड डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनकी कॉल होती है वो किसको कास्ट कर रहे हैं। चलो राइटर की भी कॉल होती होगी, चलो ग्रुप में बैठे करते होंगे, बट खलील जी कभी इस तरह नहीं कहते कि हमने डिसाइड किया, कहते हैं मैं बताऊंगा मेरा लिखा रोल कौन करेगा। मैं बात ऐड करना चाहूंगा, पंजाब में जाऊंगी मैं ईमान अली जब ऑनबोर्ड आई थी तो ईमान अली को लॉक कर चुके थे, ऑलमोस्ट उनकी मीटिंग्स हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। एंड पे कुछ इख्तलाफ होते, ईमान ने जो बात की भी है पब्लिकली अपने इंटरव्यूज में, उन्हें कुछ डायलॉग से इख्तलाफ था जिनकी वजह से उन्होंने रास्ता अलग-अलग हो गए। खलील साहब उसको भी कहता है कि मैं ईमान तो कभी थी नहीं, ईमान को तो मैं कभी बर्दाश्त ना करता। ईमान को हमने निकाला था क्योंकि ईमान पर तो मैं किसी कीमत वो तो जंग हो जाती ना। वो तो खलील साहब आप भूल जाते हैं बातों को कि असल में एग्जैक्टली हुआ क्या होता है। आप बात को बिल्कुल एक अजीब सी लाइट में पेंट करके पेश करते हैं, जैसे अभी मारा खान वाली बात है, मेरे पास वो मारा खान कभी थी नहीं, लंदन में वो कभी थी नहीं, पहले बार को वो मना कर चुकी थी, तो क्या बात है? एक बात मैं कहना चाहूंगी खलील जो हर चीज दूसरों के क्रेडिट भी अपने में ले लेते हैं ना, अपनी आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, बट अगर आप एक अपनी मूवी को याद करें, आपकी जो राइटिंग थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कंगन के साथ जब आप आए थे वहां पे भी कास्टिंग नीले लेंस एक तरफ आप बहुत वो बनते हैं कि मैं पता तो मैंने किसको क्या बनाना है,
काफ कंगना की कास्टिंग में क्या था? जोक्स अपार्ट उसकी राइटिंग अच्छी इवन थी। कास्टिंग का भी बात करूंगी मैं वहां पे, अगर आप एक तरफ इतने बड़े बड़े नामों कहते हैं, इनको इतने है ना कि बड़ा स्टार कौन से हैं, उस तरह ये करते हैं ना कि बड़ा स्टार ही क्या जो मेरी राइटिंग में ना आ सका। I cast Urva. She was begging for the film. She was begging for the gay. She was begging for the film. She was absolutely begging for the film. उर्वा बैग करी थी, रेशम बैग करी थी, पता नहीं सुहाई बैग करी थी, सबा मीदी, पता नहीं बीच में सबके साथ मसले होते हैं, मैं सबके नाम बता रही हूँ, सबने पता नहीं बहुत क्या। Khalil Saab is a difficult person to work with. Very difficult to work with. And I would really want to interview Khalil Saab. है ना ईमान? I want हम दोनों ने करें। Sorry मैं नहीं कर सकती। क्यों? खलील जी आगे से जो हरकतें करते हैं, मैं तो उनकी ये कमेंट्स लूंगी, किस उल्लू के पट्टे ने कहा है, किसने कहा है, उनकी खलील जी रॉन्ग, वहीं पर उन्होंने माइक उतार चल जाना है, एक लड़की मुझे बताएगी कि व्हाट इज रॉन्ग। ये कल की बच्चियां, ये कल की बच्ची अपनी लाल सुर्खी लगा के आके मुझे बोलेगी। खैर ऐसे थोड़ी सी अपडेट्स भी दे दी हूँ। खलील जी वैसे तो इंडिया के बड़े खिलाफ हैं, बट वो कह रहे हैं जो इंडियन पंजाबी मूवीज हैं वो खैर है, वो मेरा भाईचारा चल रहा है वहाँ, उनके लिए एक स्क्रिप्ट जरूर लिख रहे हैं वो। चलो इसी बहाने आई होप कि इंडियन पंजाबी फिल्मों की जरा अच्छी स्क्रिप्ट आ जाए इसी बहाने। हाँ। उन्हें बहुत सख्त जरूरत है अच्छी स्क्रिप्ट्स की, अच्छे कंटेंट की। अच्छे ईमान और की बात करना चाहोगी इस इंटरव्यू को एक लेके? और उन्होंने बात बोली जो मुझे वैसे उनकी थोड़ी बेकी लगी, बात हुई शर्मीन अवैध के ऑस्कर की, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, मैं कहता हूँ शर्मी यहाँ आकर एक शॉट करके दिखाए फिर मैं मानूं, एक शॉट भी से लेना आता है। तो बोली ना यहाँ के काम करके दिखाया, यहाँ शॉट भी लेना आता है उसको, मैं करके दिखाया ना काम क्या होता है। बस पाकिस्तान को गंदी लाइट में दिखाने के अलावा मैं उसके ऑस्कर को ऑस्कर ही नहीं अब मानता। तो मिस मार्वल बना चुकी हैं। वो कोई ऑस्कर नहीं है, वो कोई ऑस्कर नहीं है, वो कोई ऑस्कर नहीं है। अच्छा, उसको आप नो 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 नो। क्या और फिल्म बना रही है वो, जिसकी हमने आपको एक एक्सक्लूसिव खबर दी थी, एक ब्रेकिंग न्यूज दी थी, उसकी कास्टिंग काफी आगे पहुंच चुकी है, और वो जो नाम हमने कहा था एक बहुत बड़ी स्टार है, वो काफी आई थिंक बात आगे बढ़ चुकी है, तो वो उस मेगा फ्रैंचाइज का उस आपको हिस्सा बनती नजर आएंगी। कैन नॉट वेट टू मेक दैट ऑफिशियल और हम उसको अनाउंस करें आप लोगों को। मैं वैसे सोच रहा हूँ खलील जी का इंटरव्यू कर सकते हैं। कैसे? मैं वैसे कंगना पहन के रखूंगी, जब भी कोई बात होगी ना कहूंगी छन छन ना 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 छन छन ना ना, वहीं पे क्लू मिल जाएगा उन्हें। लड़की भटिंडे की छन छन ना ना ना। जब वो कुछ बेकार कमेंट देंगे ना इतनी बड़ी बड़ी बातें ऑस्कर वगैरह की, वो कहेंगे व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? काफ कंगना trying to provoke me with this was कंगना, the masterpiece, was a hit. ahead of its time, ये जो मान हर चीज बोलते हैं, जो चीज फ्लॉप होती है ना फिर डायरेक्टर्स वगैरह से डिपेंड करते हैं, ahead of its time। खैर एक उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, पता नहीं वैसे बहुत ही, बट जोक्स के बारे में एक बार फिर से कहना, काफ कंगना की कहानी मुझे याद है, मजेदार कहानी थी, बहुत उसमें कुछ फ्लॉज थे, कुछ लॉजिक को लेके और कास्टिंग वाला थोड़ी ऑफ हो गई थी, बट कहानी एट इट्स कोर मुझे बड़ी मजा लगी थी कि सॉरी मेरे से मूवी बर्दाश्त नहीं हुई थी, मुझे नहीं याद मोमेंट क्या कहना चाह रहा है। कहानी मजे की थी। इंडिया पाकिस्तान में रह गए, दादी पत्नी वहां रह जाती हैं, तो आगे बच्चे होते हैं, लॉजिकल होगा था कि वो बहुत फनी थी, वो पर दादी बन चुकी थी एक तरह से, वो गलती बहुत हो फनी, गई उनसे। बहुत गलतियां थी उसमें, मुझे पता नहीं कौन सी आइडिया अच्छा था वैसे कि वहां पे बहुत सी फैमिलीज वहां पे रह चुकी हैं, हम कहानी सुनते हैं आए दिन के कोई भाई मिले सालों बाद, तो मुझे अच्छा लगा वो थॉट। आइडिया थॉट अच्छा था, थॉट को कुछ भी नहीं कर सके वो। खैर उनकी एक बात मुझे अच्छी लगी, कहना चाहूंगी कि उन्होंने कहा मैं कभी भी किसी से जीतना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं किसी से जीतूंगा तो दूसरा बंदा हार जाएगा। फिर हम दोनों पे आ जाए तो रेस में नहीं आते ना, तालियां। क्या थॉट है उनके, वो किसी को हराना नहीं चाहते, अपने गरूर में बस एक मस्त माहौल में रहना चाहते हैं। मुझे मस्त माहौल में, ये खलील जी के लिए गाना बना है, पता नहीं मेरे माइंड में भी आगे से बाल हिल रहे हैं, मुझे मस्त। आई थिंक इसी नोट पे हम अपने पॉइंट को खत्म करते हैं। हाँ। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 4 की। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट में हम बात करेंगे कुछ अपकमिंग फिल्म्स के बारे में, बात करेंगे एक तीखे से केस के बारे में, क्या उस पर डेवलपमेंट सामने आई हैं, और बात करेंगे भाई रिलीज डेट्स की, जो एक म्यूजिकल चेयर चल रही है, इसकी बात भी करेंगे। जो मजाक इन्होंने रिलीज डेटों का बनाया है ना, और जो ऑफिशियल पोस्टर अनाउंसमेंट का बनाया है, ईमान प्रॉपर वजूहात है जिसकी वजह से रिलीज डेट्स को आगे किया जा रहा है। एक दफा होती है वजूहात, 1 2 3, ये तो तौबा। आई थिंक इसकी बात भी हम आगे जाके करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं उस तीखे से केस के बारे में जो सोनिया हुसैन ने किया उर्वा हुसैन पे, और कहा कि मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो। और उर्वा ने आगे से कहा आवाज नहीं आ रही, कोई बोल रहा है, कोई इंसान है यहाँ पे बैठा, मुझे नहीं पता, पता नहीं। सो अब एक मीटिंग हुई जहाँ पे ये लोग मिले और सोनिया ने वही बात रखी भी मुझे मेरे पैसे दो, और आवाज नहीं आ रही। ईमान ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी इस मीटिंग ऐसा हुआ क्योंकि कोई कंक्लूजन नहीं निकला। अभी कोई एंड निकला इस मीटिंग का, और सोनिया प्रमोशन में हिस्सा नहीं लेने वाली। एंड आई थिंक उनको सही बात भी है उनकी कि जब उनको पैसे नहीं पे किए जा रहे जो उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की फिल्म को, तो प्रमोशंस की कैसे हिस्सा ले, जब इतने एक गलत नोटिस चीज एंड हुई होती है तो दिल करता है आपका हिस्सा लेने को। और बाकी कोर्स से सुनने में आ रहा है कि पैसों के इशू वहां पर भी हैं, ऑल्दो पब्लिकली पैसे मिले सिर्फ फरहान को क्योंकि उनकी अपनी जेब से अपनी जेब में, और वो प्रोड्यूसर फिल्म के, बाकी किसी को पैसे नहीं मिले। मेकअप आर्टिस्ट ले लो, बहुत लोगों की बात सुनने में आ रही है पैसों का। आई होप कि पैसे वाली बात जो रिजॉल्व हो जाए, बिकॉज इट वुड बी वेरी सैड टू सी कि एक फिल्म आ रही है, एक अच्छी एंसॉम्बल कास्ट की फिल्म थी
और फिरोज भी नहीं होंगे, सोनिया भी नहीं होंगी, और ईमान और फरहान से फिल्म को प्रमोट करेंगे, थोड़ा सैड तो लगता है आपको। लेट्स होप ये बात रिजॉल्व हो जाए। हमारी इंडस्ट्री में जनरली जो पैसों की बात है वो सारे पैसों की बात, साइकिल बहुत लेट है, ठीक है बहुत चलो जल्दी है। आप कुछ थोड़ा लेट हो, 3 months का होता है ये, जो बिल्कुल ही आप बेचारे पैसे मांग मांग के और बुरा फील कराया जाता है, फंस जाते हो आप एक साइकिल में, फंस भी जाते हो कहीं ना कहीं, मतलब कि सोनिया को बुरा दिखाया जा रहा है कि अपने अपने हक के पैसे मांग रही हैं, और मुझे समझ नहीं लग रहा है इस वाली बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे होगी। वो अपने पैसे मांग रही है, आप मूवी को गलत कर रहे हो, आपने उनके पैसे ही नहीं दिए, आप किस तरह नैरेटिव में ये भी चल रहा है कि सबोटाज किया जा रहा है प्रोजेक्ट को और व्हाट नॉट, बुरी लाइट में दिखाया जा रहा है, उनके पैसे तो दे दो यार, पैसे तो दे दो उन्होंने, या फिर वो बाद में कुछ बोलती ना पैसे मिल जाते उसके बाद फिर ये बात अगर अभी पैसे नहीं मिले तो बाद में कब मिलने हैं, बाद में कब मिलने, एग्जैक्टली। अगर अभी भी ना बोलती फिर तो आप बिल्कुल ही ना, अभी इतना कोई महान सेंट नहीं होता कि बंदा कहता कि बाद में ही देखूंगी। अच्छा चलिए मान अगर आप होती इस जगह पे, आप क्या करती? मैं बता तो चुकी हूँ मैं तो जाके ग्रैंड सॉरी परफॉर्मेंस होती फुल गॉसिप गर्ल स्टाइल, मैं तो पूरा करती। लॉजिकली बताओ, मतलब सही तरह क्या करती वैसे? मुझे सही में मैं ऑन द स्पॉट पुट करती। अच्छा पब्लिकली, हां कुछ वरना जब नहीं करे तो मैं पब्लिकली कहती। अच्छा दो ठीक है, बताओ। अच्छा मैं होता वैसे मैं कुछ लीगल कुछ भी नहीं होता, मैं सही बात बोलूं, इवन तो कहना ये चाहिए कि हाँ हमें अपने लीगल सिस्टम में बहुत भरोसा है, लॉ अबाइडिंग सिटीजंस है, कोई लॉ अबाइडिंग सिटीजंस का नहीं चलता मेरे मुताबिक जो है। आई होप हो जाए, बहुत से केसेस जाहिर जाफर केस क्या हो रहा है कुछ नहीं बना, बस इतना इस चीज को लंबा कर देते हैं कि वो रह ही जाता है केस बीच में, तो इससे बेहतर मैं तो भी ऑन द स्पॉट ऐसे उनको डाल देती पैसे नहीं दिए इस लड़की ने मेरे इसके बंदे ने भी नहीं दिया मैं तो सबका नाम डालती, सारे जो प्रोड्यूसर सारे बॉयज बेटा सब ने नहीं दिए। अब ये सब सुनने को कहते हैं बैन इंडस्ट्री से, अभी भी उन्होंने यही किया ना, अभी भी उन्होंने लीगली आके यही बात बोली है ना, अभी किसी ने कुछ कहा तो खैर लेट्स होप ये बात रिजॉल्व हो जाए। मैं कहती मैं हंसते हंसते कह दी है, खैर आई होप ये बात रिजॉल्व हो जाए। आप बात करते हैं रिलीज डेट्स, जो एक सर्कस एक खिचड़ी मची हुई है जहाँ पे ईमान, ये क्या मैं बहुत जज्बाती हूँ उस केस को लेके, साइड डेट्स मेरे दिल पे लिखी थी टच बटन की, मैं हर हफ्ते एक्साइटमेंट बारी बारी बात करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं टच बटन से क्योंकि उसकी डेट मेरे दिल पे लिखी हुई है, मैं एक डेट फिल्म का, अच्छा 28 अक्टूबर को आ रही है, हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड इस फिल्म को लेके जनरली, हमें पसंद है ऐसी फिल्में, नाच गाना कलरफुल, गुड कास्ट। फिर उसके बाद उनका 28 अक्टूबर को पहले आनी फिल्म है, फिर उनका 11 नवंबर पे चली। इसकी वजह ये है, तो बेसिकली द लेजेंड ऑफ मौला जट ने आना था सितंबर 30 को, और प्रोड्यूसर ने बैठ के बड़ा एक अकलमंदाना फैसला किया, वहां पे अमारा हिकमत लेजेंड ऑफ मौला जट की प्रोड्यूसर, और यहाँ पे इरफान मलिक टीम एयरवे फिल्म जो टिच बटन की प्रोड्यूसर्स, उन्होंने कहा कि भाई एक फिल्म आ रही है बड़ी देर बाद, एक बड़ी फिल्म है, बड़ी हाइप है इसकी, तो इसको प्रॉपर 1 महीना 4 वीक्स ऑफ अनइंटरप्टेड रिलीज मिलनी चाहिए, तो वो आएगी सितंबर 30 को और ये आएंगे अक्टूबर 28 को। फिर उनको अपनी रिलीज डेट को आगे करना पड़ा, तो उन्होंने उसको कर लिया अक्टूबर 13 को, 2 हफ्ते आगे, और फिर इनको लगा ऑब्वियस बात है अब 4 हफ्ते की जो बात 4 हफ्ते होना चाहिए, तो 2 हफ्ते हम इसको आगे कर लें। यहाँ मैं जरा अप्रिशिएट करना चाहूंगी उनके भाईचारे को, हाँ बहुत अच्छा भाईचारा लगा। इस तरह की बात होगी, समझो मेरी शादी की डेट होगी भी हो, मैंने कार्ड चिपका लिया, सब कुछ कर लिया, छुपा के भेज भी दिया, बट मेरी दोस्त की शादी की डेट बदल गई, तो मैंने कहा मैं भी बदल देती हूँ अपनी डेट, तो बड़ी बात है कि आपने अपना एक पूरा चीज कर दिया। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि अभी टाइम था काफी माह, तो उन्होंने इसको आगे कर दिया, उन्होंने फिर अक्टूबर 28 से उन्होंने इसको कर दिया नवंबर 11 कि प्रॉपर 1 महीने की स्पेस मिल जाए, ठीक है। अब नवंबर 11 को आ रही थी ब्लैक पैंथर, ठीक है, उनकी जो अगली फिल्म आ रही है वकांडा फॉरएवर, तो उसकी बहुत ज्यादा हाइप है दुनिया भर में, बहुत सी स्क्रीन इंटरनेशनली उसके साथ हैं, ठीक है, उनके पास हैं, तो इनको वो इंटरनेशनल स्क्रीन स्पेस नहीं मिल रही थी, तो इनके पास 2 ऑप्शन थे कि 11 नवंबर को पाकिस्तान में रिलीज करें और इंटरनेशनल लेट करें, कि लेट करके हर जगह इकट्ठे आए। इन्होंने कहा कि बेहतर हम थोड़ा इकट्ठे ही आए, थोड़ा डिले करें, तो इन्होंने 25 नवंबर को फिल्म आ रही है एंड दैट इज द फाइनल रिलीज डेट। ये पूरे जो डिसाइड कर रहे थे, जो फिर अपने पोस्टर में 11 नवंबर लगा के एक और कलंक का टीका लिया। अब हनी ब्लैक पैंथर वाला कब से पता होता है, वो सालों पहले अपनी रिलीज डेट करके इतने पक्के होते हैं, उसी डेट पे आती हैं, हमारे महीना हफ्ता पहले वाली डेट ही नहीं पता होती। 28 के बाद अब सोच के वही अब उस तरह की डेट एक नेक्स्ट मंथ ही कर लेते हैं यार, 25 नवंबर ही सीधा कर लेते हैं। पूरा इन्होंने इतनी कंफ्यूजन क्रिएट किया है ना, इंटरव्यूज में मान बोल रही है मुझे 11 नवंबर बड़ा डेट पसंद है, वहाँ पे उर्वा अपनी कोई पोस्ट भी लगवा रही है अगर इंस्टा पे, वहाँ पे ट्वीट्स लगा रही है जहाँ पे अप्रिशिएशन हो रही है, वहाँ पे 11 नवंबर है। अब किसी को डेट कैसे, सब मेरी तरह दिल पे नहीं लिख के रखते डेट, ठीक है, सब मेरी तरह नहीं है, तो मुझे लग रहा है बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया। अब फिल्म आ रही है, हम आपको गैलेक्सी लॉट के प्लेटफॉर्म से बताना चाहेंगे कि 25 पक्का स्टैंप है, 25 नवंबर को फिल्म आ रही है और हम सब हैं बहुत एक्साइटेड, और इसी में थोड़ा गाना भी गुनगुना लेते कोई टिच का। कौन सा गाना? तुझे बांध रही, तुझे खींच रही, और पता नहीं था हमें फनी करते हैं, 2 मिनट बाद लगते हैं मुझे पैसे दो मान, मेरे माइंड में लगे कि हमारा गाना जब वो गा लेते हैं, मैं नहीं बोल दी ओ लोगों, मैं नहीं बोल दी मेरे च मेरा यार, ईमान ने हर गाने में अपने गंदे से, तो क्या करूं, वो हो गया ना अटैच। अब मुझे लग रहा एहसान है तुम्हारा, पैसे दिए, ईमान तुम मिले
तो 25 नवंबर को आ रही है टिच बटन आपके नजदीकी सिनेमा घरों में, ठीक है? टिच बटन को तुमने पकड़ लिया सर, मैं और फिल्मों को भी आगे पकड़ना बढ़ते सकती हैं। हूँ रिलीज डेट के 25 ऊपर। नवंबर को एक और फिल्म आ रही है जिसका नाम है ज़रार। अब ज़रार ने बहुत रिलीज डेट्स आगे की अपनी, ज़रार थे खलीलुर रहमान फिल्मों के, क्या मतलब? कहते थे बस मैंने महीना बता दिया तो बता दिया, खुद ही देखो कौन सी तारीख को आऊंगा मैं। ज़रार रहमान काफी कोविड से उन्होंने डिले करना पड़ा अपनी रिलीज डेट को, तो कोविड के बाद वो अनाउंस करे थे अगस्त में वाली बात। अच्छा वैसे बड़ी स्मार्ट तो उन्होंने कभी डेट्स नहीं अनाउंस की, उन्होंने कहा बस दिमाग में रह जाए लोगों के महीने के, अच्छा अगस्त में नहीं आनी थी, हाँ शायद इंडिपेंडेंस डे पे, हाय नहीं सितंबर में नहीं आनी थी, हाँ शायद डिफेंस डे, हाय पता नहीं अक्टूबर, उनको अभी तक पता नहीं चला, उन्होंने डेट ही नहीं दी थी। अब वो अगस्त में आनी थी, करते कराते अब वो फाइनली वो फिल्म आ रही है 25 नवंबर को। अब 25 नवंबर को होगा 2 फिल्मों का टाकरा। यहाँ पे बेचारे प्रोड्यूसर नहीं मिल सके, उन्हें पता नहीं चला, उन्हें आपस में गेमों में खेलते खेलते रह गए पीछे साइड पे, तो अब 2 बड़ी मूवीज का होगा मुकाबला। लेकिन दोनों अलग डिफरेंट तरह की फिल्में हैं, वो एक थोड़ी एक एक्शन थ्रिलर है और वो थोड़ी रोमांस कॉमेडी फैमिली ड्रामा है। फायदा होगा जो सिनेमा जाएगा कहेगा अच्छा मेरा दिल कर रहा है जरा हमारी तरह कलरफुल सा देखना है या जरा एक्शन देखना है, तो उस तरह से दोनों बिल्कुल हटके फिल्म्स हैं एंड आई होप कि दोनों फिल्में चलें, अच्छे पैसे कमाएं, इंडस्ट्री के लिए अच्छा हो। वी नीड दैट फॉर आवर सिनेमास, तो बिल्कुल। एंड चलो अच्छा हो उनकी भी डेट। तो 25 नवंबर को आ रही ज़रार, और ज़रार हम गाना कोई गुनगुना नहीं सकते कि जब ये गाना आउट नहीं हुआ, एक गाना आउट हुआ पर मुझे आता नहीं है, वो है रोमांटिक सा। ज़रार आ रही है 25 नवंबर को। और अब बात करें अभी तीसरी फिल्म जिसका नाम है यारावे, जो कब आ रही है मान? उसकी डेट अब दिसंबर चली है ना, 2 दिसंबर। हाँ सो इतनी डेटें बदल गई, हम क्या कर सकते हैं, वो पता नहीं बेचारे सितंबर से आ रहे थे। यारावे ने पहले आना था सितंबर में, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इनके इन्होंने फ्लड्स की वजह से इन्होंने आगे की, और ज़रार ने भी फ्लड्स से आगे की थी, ठीक है, कि प्रमोशन करना थोड़ा इनसेंसिटिव लगेगा, तो उन्होंने आगे की फ्लड्स की वजह से फिर वो अच्छी लगी अक्टूबर में। प्रमोशन से कर रहे हैं ज़रार, कहते हैं कभी प्रेस रिलीज स्टार्ट शुरू हुई है, है हाँ क्या? हाँ। तो बेसिकली सितंबर से सितंबर से लेके अक्टूबर को, और अक्टूबर 28 थी मेरे इनकी ना, इनका मुझे नवंबर वाला, इनकी सॉरी अक्टूबर 20 तक टिच बटन थी, ये आए थे 11 नवंबर को। नई टच बटन के साथ क्लैश कर रहे थे। इतनी डेट से दिमाग घूम जाता है। 11 नवंबर की डेट पे टिच बटन का और इनका क्लैश हो रहा था, और मैं खुश नहीं था इस क्लैश से, कि दोनों फिल्में मोर लेस एक टाइप की हैं थोड़ी, तो मैं चाहता और मुझे लगा मेरे ख्याल से यारावे ने पहले अनाउंस कर लिया था, टिच बटन अच्छा नहीं किया, मुझे लगा यारावे ने अनाउंस चलो ये 11 हाँ ये लहदा आ जाए, हम अपनी मूवी से लहदा आ जाए, उन्होंने अपनी मूवी फेंक दी, बेचारे घबरा के फिर आगे चले गए। लेकिन वहाँ जो मुझे पता चला प्रॉपर इसकी भी रीजनिंग यही थी कि 11 नवंबर को ब्लैक पैंथर आ रही है। एक सेकंड मैं इनको पूछना चाहती हूँ, ये जो मजाकिया रीजन दे रहे हैं, ब्लैक पैंथर का कितनी देर से पता था, मतलब ये तो गलत बात है। अभी आ रहे 2 दिसंबर को, तो बेसिकली आ रही हैं जी 28 25 2 दिसंबर को इन्होंने 28 तो कुछ है ही नहीं। इन्होंने टिच बटन को बड़ा नहीं समझा, इन्होंने कहा जैसे मौलाजट को महीने की गैप चाहिए थी, तुम लोग हफ्ता बस काफी ज़रार और टिच बटन हाँ आ रही यार अभी तुम लोग क्लैश देने के लिए 2 दिसंबर, तो इन्होंने सिर्फ हफ्ते का ब्रेक दिया। 25 दिसंबर को आ रही है टिच बटन और ज़रार, 2 दिसंबर को आ रही है यारावे, और एक और बात भी कर और हम सब देखने 18 जाएंगे। नवंबर को फिल्म आ रही है, 7 दिन पहले जॉयलैंड वो भी फिल्म आ रही है, तो 4 फिल्में आ रही है साथ साथ 18 नवंबर से लेके 3 मूवीज हम जरूर देखने जाएंगे सारे मिलके, और हाँ बस मैंने कुछ भी नहीं कहा आगे, 4 चूज योर 3। 4 फिल्में आ रही हैं 18 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक, और इसके बाद आगे आगे बर्थडे भी आ रही है, ओह ये 20 नवंबर को। मेरा बर्थडे मंथ स्टार्ट हो चुका है, और मेरी बर्थडे घिरी होगी बहुत से इवेंट्स के बीच में। लक्स अवार्ड भी लाहौर में हो रहे हैं, हम नहीं हो रहे लाहौर में, सॉरी श्रीलंका हो रहे हैं, हम लोग बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है, और 4 दूसरी बड़ी फिल्में आ रही हैं, बहुत मजा आएगा, प्रमोशंस वगैरह। लेकिन मैं थोड़ा सैड हो रहा हूँ कि जब 4 फिल्में आ जाएंगी इसके बाद कुछ भी नहीं आगे। मैं बहुत सैड हूँ, एकदम इकट्ठे आ जाते हैं ना सारे, वही आप थोड़ा गैप कर लें, कुछ भी नहीं है हर मंथ एक मूवी आ कुछ भी जाए, नहीं है, कुछ नया नहीं बन रहा अभी, व्हिच इज वेरी सैड। ईद पे आएंगे ना मनी बैग, कुछ है ही नहीं, क्या आएगा, एक मनी बैग एंडी बस, कुछ भी नहीं आगे, और खत्म, खाली स्लेट है, कुछ भी नहीं है, और जीरो नील नाडा खत्म, ठक क्रैश, कुछ भी नहीं आगे, और कुछ इस साल जितनी फिल्में कुछ भी नहीं चला, ठीक है, मॉलजट के अलावा वो बहुत चली है, उसके अलावा कुछ भी नहीं और चला। और अब जब मॉलजट का भी चलना उस तरह मुझे से नहीं फील होता, क्योंकि अब अगली मूवी उनकी 10 सालों बाद आएगी, ये क्या चलना, हमें अभी चाहिए सिनेमा में हर महीने मूवी लगे, आउटलायर उस तरह से ना। हां तो वी नीड मूवीज एवरी मंथ। हां ये जरूरत है मैं कि हमारे साथ आए, ये भी सैड बात है, एवरी मंथ एवरी वीक आती है लोग फिल्में, 4 आ जाती है, हम चलो एवरी मंथ ही आ जाएं, एवरी मंथ एक अच्छी फिल्म आ जाए, बड़ी बात है। अब हमारी से कुछ फिल्म अनाउंस करें, वो कहां की एबीजी 2-3 फिल्मान है, ऑब्वियसली बात है। एक एबीजी कौन सा बड़े तीर माने उसने, मतलब मैं एक साइड इट्स नॉट लाइक यू नो कि 40 करोड़ कमा लिए 50 करोड़ कमा लिए, चलो बड़ी मूवीज को चलो एक दो एबीजी है, मनी बैग गारंटी, नीलोफर, ईमान फिल्में तो हैं बाबू, 3-4 फिल्में हैं, बट 3-4 फिल्में इंडस्ट्री को चलाती हैं आपकी। इस तरह मैं करने को 4-5 और नाम भी आ जाएंगे दिमाग में, आ जाएंगे। ढाई चाल भी है, 100 फिल्में भी हैं, शमून अब्बासी, आयशा उमर वो भी है, अबू लिया की फिल्में भी आ रही हैं, फिल्में अब मोमिन है मेरा मुझे फिर मोमिन ने गलत दिखाना चाहा,
मेजरली नीलोफर, मनी बैक गारंटी, एबीजी और शायद एक दो मैं नाम बोल रहा हूँ, एक दो अब बोलिए कि 6 फिल्में आ रही हैं एक आध नाम और होंगे, बट ईमान वो प्रॉपर नहीं है, फ्लो नहीं है ना प्रॉपर। नो नो बील कैशी फिल्म इन द पाइपलाइन, नो नो दीम तो वो फिल्म इन भी द कर रहे होंगे कुछ पाइपलाइन, plan। कुछ अभी कुछ भी नहीं हो रहा ना। एक फिल्म में बननी थी, पता नहीं बननी नहीं बन रही, वो जो शान सरमत खुसर खलील साहब अली, वो पता नहीं उसका क्या बन रहा है, तो मतलब कुछ खास कॉन्क्रीट कुछ नहीं है अभी। हाँ चलो here's hoping। कल नबील क्रशी नॉर्मली हर साल अपनी अगली फिल्म अनाउंस करते होते थे मेरी फिल्म आ रही है, अभी तो उन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया। सिमिलरली नदीम बेग भी अपनी हर फिल्म अनाउंस कर लेते होते हैं कि हमारी ये फिल्में आ रही हैं पाइपलाइन, अभी कुछ उन्होंने अनाउंस नहीं किया, कुछ अभी सेट पे कुछ नहीं हुआ, कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रही, इससे मैं थोड़ा चीजें थोड़ी पॉज पे हैं। खैर लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और इसी के साथ हमारा पोस्ट नंबर 4 होता है खत्म। बढ़ते हैं टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 5। हॉट 5 की हमारी 5वीं पोस्ट में बात करेंगे बिग बॉस सीजन 16 के बारे में। और जैसे आप हमारी शक्लों से देख सकते हैं, एक्साइटमेंट बहुत आवाज आ रही ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हम लोग बहुत ही एक इंटरटेनिंग शो चल रहा है, बहुत ज्यादा 5 हफ्ते बहुत ज्यादा मजेदार बातें हो रही है, नए मुद्दे उठ रहे हैं, हर रोज कुछ एक्साइटिंग देखने को मिलता है। जैसे कि आज हमें देखा गौतम और सौंदर्य का मुद्दा, जो फर्स्ट टाइम देखने को मिला, फर्स्ट टाइम देखने को मिला है मुद्दा ये। हालांकि यार बहुत क्या शालीन को प्रोटीन मिलेगा ये भी आज ही पता चलेगा। क्या उनका टीना और शालीन का प्यार भी सच्चा है ये भी आज ही पता चलेगा। बिल्कुल नई बातें हैं। सीजन 16 में एक बात कहना चाहूंगा मेकर्स को, अगर कोई शो देख रहा है तो प्लीज टास्क स्टार्ट करें, प्लीज कार्य स्टार्ट करें, ताकि एक घर में एक एनर्जी आए, एक माहौल बने, शो एंटरटेनिंग बने। कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है। मतलब कि अगर ये भी दिखाना चाहते कि ये सीजन सिर्फ इक्वेशंस के बारे में, इक्वेशन सारी नकली है, खुद दिखा भी रहे हैं बिग बॉस के नकली है। हालांकि गौतम इतना बड़ा खतरनाक पापी इंसान है, मेरे दिमाग में नहीं था। उसका प्यार भी फेक है, उसकी दोस्ती भी फेक है शालीन के साथ, वजूद ही फेक है। हालांकि शालीन ज्यादा खतरनाक फेक इंसान है। जी डोनाल्ड डक है ना, इस डोनाल्ड को पकड़ो। लूमड़ी। पर बिग बॉस किसी किसी के साथ है। बिग बॉस शालीन को एक्सपोज नहीं करे। अभी भी जो आज पूरा कार्य सिर्फ गौतम के खिलाफ ही था। हम लोग डेवा चलते हैं। अच्छा स्टार्ट करते हैं मंडे के दिन से। मैंने पॉइंट्स खोल लूं, मैंने बहुत से पॉइंट्स लिखे हैं आज। ओ सॉरी कुछ भी नहीं है, भूल गया मैं, खाली है मेरी लिस्ट पॉइंट्स की। पॉइंट हाँ मैं भी अपना पक्ष रखना चाह रहा था। अच्छा मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे तो मुझे लगा चलो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मंडे की शुरुआत होती है, अब्दू फ्लर्ट करते हैं हर लड़की के साथ। हाउ इंटरेस्टिंग एंड फ्रेश, ऐसा पहले हुआ नहीं पिछले महीने में, हर रोज ही होता है। खैर अब्दू ने पर एक चीज दिखाई, अब्दू ने सुबल को माफ नहीं किया। हाँ बड़ा वो अब्दू नॉमिनेशन से बच गया हर अच्छा मेरा एक जो पॉइंट ये लिखा हुआ था, अब्दू पिस्ड ऑफ एट सुंबल लॉल, लॉल, बस ये पॉइंट था मेरा। अब्दू तो इतना पक्का किसके वेर ना पड़े। अब्दू नो ब्रदर आई डन विद ऑल दिस यू मेडिसिन एंड देन यू किल आल्सो। आई सी अब अब्दू किसने नॉमिनेट करना आगे से, अब्दू के इस एक्शन के बाद? पर शायद नहीं सब वो एक साथ अब्दू शो जीत जाना मुझे लग रहा है। जीत जाए जो सारी बाकी कंटेस्टेंट है। सॉरी बिल्कुल अब्दू सही जीतेगा अगर जीतेगा। अब्दू एक्चुअली एंटरटेन तो करें, रोज मुझे मजा तो आता है, कुछ डिफरेंट पहलू तो है अब्दू के, कभी हग करता है, कभी लड़ाइयाँ करता है, कुछ दे तो रहा है। खैर उसके बाद फिर से मुद्दा शुरू हो गया सौंदर्य के कैरेक्टर पे। सौंदर्य ने फिर से शिव के साथ पता नहीं कतरीना आई थी, शिव को पीछे भी नहीं किया। कतरीना क्या सोचेगी इस बारे में पता नहीं क्या। मैंने देखा, मैंने स्पेशल एपिसोड निकाली, मुझे वो मोमेंट नजर नहीं आया। बस वो डांस करते हैं, इज अ फ्री स्पिरिट बेसिकली। मुझे नहीं समझ लगा क्या है। सौंदर्य का मैंने जो नोटिस किया ना, सौंदर्य को टेंशन पसंद है। अभी खुद ही सोचो अब्दू है, ठीक है, अब्दू अपना वो फ्लर्ट करता है, सौंदर्य सुंदर सुंदर। सौंदर्य ने अपना आउटफिट शर्ट खोली ऐसे, सौंदर्य ने कहा यस आई एम सुंदर। सौंदर्य रिमाइंड्स ऑफ समबडी आई नो। वो भी जान के ना अटेंशन के लिए हरकतें खुद करती है इस तरह। बाद में भी कहती है कि ओह लड़के तो मुझे ऐसे देख रहे थे, मुझे कर रहे थे, मतलब खुद आप some people like attention, लड़के भी होते हैं इस तरह के, लड़कों some guys like attention, I know both genders who like attention। तो जान के आप उकसाते हो लोगों को, चीज करते हो, you're asking for it, you're dying for it, फिर आप कहते हो क्या किसी को पसंद है, पसंद कमेंट में चाहे तो सारी टेंशन हमारे पे हो जाए तो हरकतें कर लेते हैं। हाँ तो सौंदर्य को ये पसंद है, सौंदर्य हर जगह से टेंशन लेती है। लड़कियां मुझे लगता है बड़ी जेलस होती हैं, तो रिएक्शन नहीं देती हैं, कहती हैं कोई गुजरा है यहाँ से, हमें तो पता भी नहीं चला। तो सौंदर्य फिर से लड़कों से जाकर टेंशन थोड़ी लेती हैं। खैर उसके बाद फिर शेखर सुमन आए, अपना पूरा हाउ इंटरेस्टिंग। शेखर सुमन ने बहुत, शेखर सुमन को थोड़ा सा मैं क्लैप करना चाहूंगी। शेखर सुमन पूरा जो अपना स्पीच करते हैं, पूरा तैयार करके आते हैं, हर तरह का ऑडिशन दे रहे हैं कि मुझे किसी चीज में ड्रामा में ले लो। खुशी होती है उनको देख के स्क्रीन पर, बट मसला है कि बातें वही पुरानी, पूरी वही बातें कि एक तो पहले बिग बॉस ने कुछ नहीं बदलता, वो हर हफ्ते एक वो फनी तरीके से बताते, पूरी समरी देते, समरी में कुछ होता ही नहीं देने वाला। वो हर हफ्ते समरी निकालो, सेम ही समरी है, और सब कंटेस्टेंट भी खुश होते हैं और एम फजूल का होता है। बहुत कोई बड़ी उन्होंने जगह पे अपनी सिफारिश कराई है, वरना नॉर्मली मुझे लगता है हफ्ते वाला कैंसिल कर देंगे, जिसका तो मीशा पटेल आई थी बन के प्रोसन। मैं मतलब कि पता नहीं जो सलमान खान वो उस तरह शेखर सुमन का नहीं चल रहा होता है। ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू साउंड सॉल्टी, शेखर थोड़ा फनी तो है, बट शेखर सुमन एक इंटरेस्टिंग इंसान है, बट वो एक कंटेस्टेंट हो सकते थे घर में, समझ रही है? Maybe, अब मैं जो कहना अक्लमंद लोग समझ गए मैं कहना चाह रहा हूं, बट है ना।
खैर उसके बाद शेखर सुमन के सामने याद लड़ाई। होगा ना कि सैटरडे संडे आ रहा है, सलमान खान करेंगे वीकेंड का वार और मंडे रणवीर सिंह करेंगे बिग बुलेटिन। हम भी थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाते हैं, समझ रहे हो? You get the point, right? हाँ ठीक है। अच्छा खैर उसके बाद उसी शेखर सुमन वाले टास्क / बुलेटिन में प्रियंका और अर्चना की लड़ाई शुरू होगी। प्रियंका सिर्फ बोलती है और सुनती किसी की नहीं। मेरी हिट लिस्ट पे आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। प्रियंका किसी की नहीं सुनती और मुझे वैसे अभी तक समझ लगा आटे वाली लड़ाई क्या थी। प्रियंका ने आटा गूंदना था, प्रियंका ने रोटी बनानी थी, पता नहीं उसको क्या मसला था। अर्चना बहुत किचन की रानी बनने की कोशिश करती है, बातें कर रहा है हर कोई बस कहता है बस हमने जो कहते हैं वो सही है। फजूल की लड़ाई थी, सॉरी मुझे इस लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उन्होंने अपनी दोस्ती खत्म कर दी इस बात पे, जो कि मैं इतनी खुश थी तीनों की दोस्ती पे। उनकी दोस्तियों पे पड़ गई दरार। तीसरा कौन था? अंकित साथ ही होता है। मतलब मुझे टीम पसंद थी ये वाली कि चलो सच के बोलने वाले वगैरह, वो टीम जरा बिखर सी गई है। वहां पे शिव ने बोर्ड पे गौरी और स्टैन को तो इग्नोर से किया, तो और स्टैन को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मैं बिग बॉस को शिमड़ी स्टैन को नजर आ गया। शिव बहुत स्मार्ट गेम खेला। शिव ने कहा वहां से निमृत को मैं अपनी टीम में कर लूं, अब को भी पक्का कर लूं। हम अपन लोग को अपन लोग को साइड पे कर दिया, अपन जनता का हिस्सा। हाँ, कुछ नहीं गौरी कुछ नहीं होता, हम निकल हम इज्जत से निकलेंगे, इज्जत से निकलेंगे। अगर निकलना भी हुआ तो वहां पे जरा होगी लड़ाई सी। उसने भी सियाने गए, उसने निमृत को भी पक्का किया, उसने अब्दू को भी पक्का किया। ट्रस्ट वाली बात है कि एमसी का किसी को डालना ही नहीं ना ट्रस्ट में, कुछ में करने को मंडे को ही मैंने कहा जो खाना फिर से निमृत, वो खैर बिल पहले ही बात हो गई है कि दोनों खाने के लेके, कमरों को लेके और फेक रिश्तों को लेके। अब दो निमृत दोनों खाना खा चुके हुए थे तो उन दोनों को देना कोई खाना फिर खिलाना कोई सेंस नहीं बनती थी। खैर फिर आगे ट्यूसडे, कल नॉमिनेशंस हुई बेसिकली। ट्यूसडे को पहले सौंदर्य और टीना की लड़ाई हुई खाने के ऊपर, अर्चना और प्रियंका की भी लड़ाई रोटी के ऊपर, जो क्यों खानों की लड़ाई, सॉरी लीस्ट इंटरेस्टेड। उसके बाद उसका अब्दुल ने थोड़ा मजाक उड़ाया प्रोटीन का, शालीन भी हंसा। अच्छा प्रियंका भी हंसी। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। तो नॉर्मली बिग बॉस में ना होता है कि मंडे को जो अभी इस साल घर में जो हो रहा होगा ना, ये क्या हुआ? ओह सॉरी मोनी। खैर सर बेसिकली बिग बॉस में जो मंडे के दिन होता है सब कुछ ठीक है, तो वो नेक्स्ट में दिखा देते हैं, ठीक है। मतलब शाम को जो प्रोमो करता है ना, जितना मुझे लगता है बिग बॉस का प्रोमो जब करता है तो उसमें उसी दिन के सुबह की दिखा रहे होते हैं, शाम को जब हो उन्होंने काटना था वो नहीं दिखा पाते। तो ये वाला प्रोमो मुझे अच्छी तरह आता है, उन्होंने दो तीन पहले दिखाया था, क्योंकि मोमेंट कुछ है ही नहीं बिग बॉस में दिखाने को। नहीं ऑनेस्टली ये वाला प्रोमो चिकन वाला एग्जैक्टली 2-3 पहले कैसे दिखाया इन्होंने? वो अब टाइम में आगे चल गए लोग। आता हमारे दिमाग से भी खेलेंगे, रोज चिकन की बात होती है। अब कल फिर शालीन की चिकन की बात है। शालीन वो जो अब तू मजाक उड़ाया था, फिर लगते है प्रियंका, तो 2 दिन से मैं वेट करता था कब आएगा, ये रोज यही हो रहा होता है। वैसे है क्या इस पूरे शो में? ये एक अजीब सी बात ये है। बहुत अजीब डेजा वू गेम ही खेल रहे हैं, पागल हो सारी दुनिया देखने वाली कि क्या हो चुका नहीं हो चुका हुआ, हर चीज इस तरह कर रहे हैं। खैर उसके बाद फजूल की लड़ाई थी। प्रियंका पीछे बढ़ गई थी एक ही मुद्दे के। प्रियंका लेस की तरह पीछे बढ़ जाती है। अंकित का बस कर पाएंगे तो एक ही मुद्दे पे चढ़ जाती है। अंकित ने बिल्कुल सही कहा। अंकित मेरे बन गए फेवरेट कंटेस्टेंट। ये वेडनेसडे को बात होगी, ठीक है। देखो फिर उन्होंने कंफ्यूज कर दिया। आधी लड़ाइयां वेडनेसडे को ही है ना दोनों की। ट्यूसडे को बस अभी शुरुआत हुई थी, ट्यूसडे को शुरुआत हुई, अभी लड़ाई हुई शालीन और प्रियंका की। खैर उसके बाद नॉमिनेशंस हुए। अंकित वैसे बहुत स्मार्ट है, उसके वन लाइनर्स बड़े मजे के होते हैं। जब वो नॉमिनेट बहुत अक्लमंद है, उसने बोलता क्यों नहीं है, तो उसने बड़ी मजे मजे की बातें बोली कि शालीन की जो औकात है अपनी औकात वालों के पास चल जाए बाहर। मुझे मेरी लाइन बड़ी मजे की लगी किसने जब नॉमिनेट किया। फिर उसने अर्चना को भी बोला तेरी दोस्ती नहीं है, तू सपोर्ट नहीं करती वगैरह, तो मजे की बात थी। नॉमिनेशन के एंड पे 3 लोग सामने आए हैं, सुंबल, सौंदर्य और अर्चना। बाय बाय सुंबल, बट नो नहीं, वोटिंग लाइंस बंद हो गई। बिग बॉस ने वोटिंग लाइंस बंद कर दी, बट मैंने यही लिखा, देख बाय बाय सुंबल। नहीं, वोटिंग लाइंस बंद हो चुकी है इस हफ्ते, तो पता नहीं क्या होगा। बस करण जरा खुद ही पता था हमारी बेटी जा रही है, एक हमारी बेटी निमृत है। कलर्स की बेटी तो नहीं है सुंबल। सुंबल उनके पास ब्राह्मण था। सुंबल का मुझे लॉजिक, सुंबल उनकी थी वो जो पॉज सुंबल का मुझे लॉजिक समझ आ रहा है क्योंकि सुंबल स्टारबक्स की बेटी है, ठीक है। इमली स्टारबक्स की इमली है, तो कलर्स में बेटी बन गई कलर्स की बेटी आगे जो बेटी है कलर्स उसको इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है? कंटेंट में दे नहीं रही, पैसे उसके ज्यादा हैं तो उसको निकाल दो, या शायद उसकी वो लिखवा के आई हो कि मैं इतना दूंगी कम से कम। हो सकता है ना, हो सकता है कुछ, वरना अब तो घर वाले भी कहने लगे हैं सुमल तेरा घर जाना ही बेहतर है। सब कहते हैं सुमल बेटा आपका निकलना ही बेहतर है। खैर वो शिव वगैरह की लड़ाई होगी भी है, ठीक है। अब हम आ गए हैं वेडनेसडे पे। अंकित और प्रियंका लड़ाई कंटिन्यू हुई और जहां पे प्रियंका ने कहा आई डोंट एग्जिस्ट फॉर यू, यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी। और अंकित ने ऑनेस्टली प्रियंका क्योंकि बात करती है ना कि बाहर मैं काट चुकी हूँ, झेल चुकी हूँ, कर चुकी हूँ, अंकित ने उसके बाद में कहा मैं कौन हूँ बाहर की बातें, अंकित ने इस सेंस में कहा था। और प्रियंका बहुत अंकित को नीचा दिखाती है कि मैं तुम्हारे लिए फजूल की लड़ाइयां करती कि तेरी तो पर्सनालिटी, मैं तेरे लिए कंटेंट दे रही थी। तो उसने कहा जो भी तू बोलती है अपना कंटेंट बोलती है, तुझे बड़ा शौक है एक बात को खत्म ना करने का, मेरे पे आके बिल ना फाड़, क्योंकि अंकित स्टार्ट से उसकी पर्सनालिटी बड़ी एक तरह की है। लड़ाई दोनों की खतरनाक किस्म की शुरुआत से होगी।
बट प्रियंका यहाँ पे गलत थी। प्रियंका बहुत गलत थी, प्रियंका बिल्कुल अंकित की सही बात थी, प्रियंका अपनी गलती नहीं मानती। बहुत खतरनाक लड़की है, इसे कहते हैं बिल्कुल प्रियंका। गलती नहीं मुझे मानती। उसने कहा था ना, सौंदर्य ने कहा था खून कैंसर होएगी, फिर MC स्टार ने बोला, सब बोलते हैं, उससे बोलते हैं प्रियंका बहुत खतरनाक लड़की है। प्रियंका नहीं, हाँ तेरी खैर उसके बाद थोड़ी ज़रा टीम से बदल गई, गौतम सौंदर्य के साथ MC और गौरी थोड़ा जुड़ना चाह रहे हैं, तो शिव थोड़ा तो शिव निम्रत के साथ बहुत ज्यादा जुड़ना चाह रहा था। शिव हर जगह चाहता है, शिव ने वहां पे खुद भी बोला गौरी और MC जो भी कर लेना इनके दिल पे मेरे साथ ही है, कि मैंने उन्हें बड़ा इमोशनली अपना जोड़ा हुआ, अपने साथ हो जाएंगे। इवन देखा ना ऊपर आए बोलने के लिए, फिर शिव शेमड़ी में तो शेमड़ी की सुनी नहीं, शेमड़ी ने कहा मेरे साथ अपुन के साथ तू करेगा इस तरह बात तो अपुन नहीं सुनेगा, गलत लगेगा ना शिव, तू शालीन बनेगा। तू मेरे से लड़ रहा है, तू मेरे से लड़ रहा है, लड़ते लड़ते भी इवन लॉयर वाली केस की जगह भी दोनों की बड़ी लड़ाई हुई, तो इनकी तो दरार पड़ गई है। बिकॉज़ दो बुस्सर केस कर रहे बेतुके से, बहुत ही बुस्से तरीके से। और टास्क होता कोई और शालीन होता और शिव होते गौतम उल्टे इसमें टीम एक में, बात और रहेगी। मुंह पे पीछे फेंकता गौतम शालीन के यहाँ पे, इधर मुझे फंसे थी उसकी इधर उसके डिंपल्स में। मेरी एक बात रहेगी पीछे अंकित और प्रियंका की लड़ाई के सर में वो बोल लूं, जब उनकी लड़ाई हो रही थी ना बाहर, दो एक टीनेज कपल लगे हुए थे, वेरी फेक। ये जो प्रियंका और अंकित की लड़ाई है ना, हर वक्त तो साथ होते हैं, मैं कहा एक ही बॉन्ड है पूरे इस घर में जो असली है, वो है प्रियंका और अंकित का। शालीन पे मिर्चे फेंके, शालीन पे मिर्चे फेंके, हमें बुला ले वाइल्ड कार्ड के लिए, शैम्पू में पानी डाल के इसके आंखों फेंके, इसके कूड़ा फेंके, सिगरेट के जो होता है ना वो फेंके इसके। सो अग्रेसिव। बिग बॉस की परंपरा रही है। और टीना को डब्बे बंद करके, वो जो था डब्बा वाला, उसके ऊपर पानी फेंके, अंदर मिर्चे फेंके, गरम उबला अंदर नूडल्स फेंकते। निम्रत को बस डब्बे बंद कर दे, हफ्ते के लिए खाना दे। सो अग्रेसिव। निम्रत हल्दी फेंके, येलो कलर की लाल मिर्च हल्दी मोमेंट का डिसीजन है बिग बॉस 17 के लिए। तो इन केस द मेकर्स आर वाचिंग तो मोमेंट को बुला सकते हैं। निम्रत के हाथ ऐसे करके ऐसे खड़े करा के बांध के ऊपर बर्फ रख दें। मैं शॉक में चलेंगे मोमेंट के इनोवेटिव। एक और इंसान के लिए बहुत कुछ चाहता कि मैं नहीं बोलूंगा। क्यूट सा अब तो मुझे इतना क्यूट लगा। अब तो वो ठंडा पानी फेंके, बाल्टी है कि ना बर्फ वाले पानी कैसे फेंके उसके ऊपर, शर्ट तो आगे उसकी। मोमेंट सेडिस्ट होते हैं ना, क्या होते हैं? मन बिग बॉस होता है इस तरह। वीकेंड के बाद वो करे, वो आखिरी सुल्तानी अखाड़ा, शालीन और गौतम मारे दूसरे को, वो जो होता था, जो रॉड था नहीं होता था उनका, आए वो उसका बनाता है जो। एक बिग बॉस बिल्कुल ही अच्छा बन गया मोमेंट का अग्रेशन। मैं क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ हो ही नहीं रहा घर में। मोमेंट ओके, अब मुझे समझ नहीं लग रहा मैं अगला पॉइंट क्या बोलूं। खैर वो छबे गंदा सा कोर्ट वाला केस हुआ, खत्म हो गया यहाँ पे मैं। उस केस में फेक बॉन्ड्स पर चले कि वो करके उन्होंने अच्छा एक बात कहना चाहूंगी कि कितना वो स्मार्ट था। उसने पहले दिन से कह रहे थे लड़कियां बदल थे, तू टीना ले ले, तू सौंदर्य ले ले, दोनों डोनाल्ड डक और वो उसका भी नाम गौतम का भी नाम रखो। गौतम बड़ा फनी सा कैरेक्टर है, कर्ली बालों वाला। गौतम का पर्सनालिटी नहीं है, कोई वजह नहीं है। आलू नहीं बोल उसके बोल रहा था कि जो उसके लिए टिंडा। और शाली का नाम रख देते हैं टर्निंग कुर्दम, क्या कहते हैं, शलजम। शलजम में झुरियां होती है इस तरह। वो आप बहुत गलत जा रहे हो। मुझे पता कोई देखता ही नहीं बिग बॉस। अच्छा खैर वाइल्ड कार्ड में उनका लड़की आई कि तो मैं लड़की को लेके झूमूंगा, गौतम ने बोला। तो गौतम को सौंदर्य के साथ प्यार बिल्कुल गलत था। एम फजूल के जजों ने MC का MC ने कुछ किया ही नहीं। MC ने कहा अरे तो खुद आके बता दे, तो की फूल बोला मैं जा रहा था ना सीधा से वो तरह, तो खुद ही बता दे, तो खुद ही कर ले। और फिर उनकी दोस्ती का खत्म हुआ। सॉरी हाँ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसी का हमारा शो होता है खत्म। #feedback on #what's411। और ऑनेस्टली शायद मैं सोच रहा हूँ कि अगर बिग बॉस इस तरह तो मैं शायद छोड़ने का सोच रहा हूँ। नहीं मैं नहीं छोड़ने दूंगी। क्यों? तुझे पता वजह क्यों? नहीं वो जब वो वजह रहेगी। नहीं वजह ईमान की वजह क्या है, क्योंकि कंटेंट के हालात थोड़े मांझे चल रहे होते हैं। ईमान का मतलब एक पॉइंट तो मिला आराम से। इतनी खुश होती है जब हम पॉइंट्स करते हैं, शुक्र 5 तो है, 5 तो बिग बॉस है, चलो कुछ तो है, हम छोटा करते हैं। कुछ नहीं है ईमान, माइक ड्रॉप कुछ भी नहीं रहा बिग बॉस में। कुछ होगा इंशाल्लाह। लेट्स सी #feedback on #what's411। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's 411।